हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का सोशल साइंस का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर यूज, प्राकृतिक संसाधन और उसके उपयोग। ये चैप्टर आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर यूज इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर यूज, नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स प्राकृतिक संसाधन और उनका उपयोग, ये चैप्टर है हमारा। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में ही एक स्टेटमेंट दिया है, कुछ लाइन्स है जो ली गई है द फ्यूचर वी चूज इस बुक में से। और ये जो बुक है वो लिखा है क्रिस्टियाना फिगरेस एंड टॉम रिवेट कार्नेग, इन्होंने इसमें से ये लाइन्स ली गई है। तो क्या दिया है देखो इस लाइन्स में, कंसर्न सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक वैज्ञानिक जो है, दे आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। अभी वो अभी क्लियर हो चुके हैं कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ बढ़ना पड़ेगा। वी मस्ट मूव टूवर्ड्स अ रीजनरेटिव इकोनॉमी, और ये जो सामाजिक वैज्ञानिक है इनका मानना है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो वी मस्ट मूव टूवर्ड्स अ रीजनरेटिव इकोनॉमी। रीजनरेटिव मीन्स पुनर्योजी अर्थव्यवस्था की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। एंड इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विद नेचर, ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ तालमेल रखकर काम करे। हार्मनी मीन्स उसके साथ बढ़ना, तालमेल रखना, जिसे हम बोल सकते हैं किसके साथ, तो नेचर। इस तरह की हमें अर्थव्यवस्था चाहिए, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। रिपर्पजिंग यूज रिसोर्सेस, जो इस्तेमाल किए गए संसाधन है उनका फिर से हमें यूज़ करना पड़ेगा। रिपर्पजिंग यूज रिसोर्सेस, उन्हें फिर से हमें उपयोग उनका करना पड़ेगा। मिनिमाइजिंग वेस्ट, जो वेस्ट है, बेकार ऐसी चीज़ें, उन पर काम हमें करना पड़ेगा या फिर उन्हें कम करना पड़ेगा, वेस्ट को हमें कम करना पड़ेगा। एंड रिप्लेनिशिंग डिप्लेटेड रिसोर्सेस, और जो डिप्लेटेड रिसोर्सेस है जो खत्म होने पर आए हैं उनको हमें रिप्लेनिश करना पड़ेगा, मीन्स उनको फिर से भरने पर हमें काम करना पड़ेगा, ऐसा ये साइंटिस्ट सोचते हैं, या फिर कंसर्न सोशल साइंटिस्ट इसके बारे में सोच रहे हैं। वी मस्ट रिटर्न टू द इनेट विजडम ऑफ नेचर हरसेल्फ, हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो प्रकृति का एक स्वभाव है, सामाजिक बुद्धि है प्रकृति की, उसे हमें अपनाना पड़ेगा। द अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर ऑफ ऑल रिसोर्सेस, हमारी जो प्रकृति है उसका जो स्वाभाविक बुद्धि है उसे हमें अपनाना पड़ेगा, जहाँ पर प्रकृति जो है वो क्या करती है, तो खुद को पुनर्नियोजित या फिर पुनर्योजक, वो खुद को रीजनरेट करती है या फिर रिसाइकल करती है हर एक रिसोर्स को। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो अभी अपनाना चाहिए, हमें उस तरफ फिर से वापस जाना चाहिए, ऐसा इस बुक में बताया गया है। आगे क्या दिया देखो, फिगर दी है देखो 1.1 दूध सागर वाटरफॉल की ये फिगर है। एंड रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया, और ये रेलवे ब्रिज है गोवा का, इंडिया का, बहुत खूबसूरत ऐसा ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है। कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर हमें इस चैप्टर से मिलेंगे डेफिनेटली, तो कुछ बड़े क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है देखो, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेस, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन, इनको हम किस तरह से वर्गीकृत कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अभी यहाँ पे आप समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण, और हमारा जो जीवन है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के जो अलग अलग पहलू है, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, ओके, कैसे ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में, इसका आंसर हमें मिलेगा। साथ ही साथ और जो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, दैट इज व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस मीन्स परिणाम, अंडरस्टैंड, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज, या फिर इसे हम ओवर एक्सप्लोरेशन कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, इनका अगर हम असंतुलित, अनसस्टेनेबल मीन्स असंतुलित अगर हम उनका यूज़ कर रहे हैं, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हम कर रहे हैं, तो इसके क्या परिणाम होंगे, इन सब क्वेश्चन का आंसर हमें इस चैप्टर से मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, तो अच्छे से इसे हम समझेंगे।
चैप्टर की शुरुआत में ही दो चित्र दिए, देखो फिगर 1.2 एंड फिगर 1.3। तो 1.2 जो है उसमें क्या दिया है, देखो अ माइक्रो हाइडल प्लांट इन हिमाचल प्रदेश, द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हिमाचल प्रदेश में एक माइक्रो हाइडल प्लांट है, सूक्ष्म जल विद्युत जिसे हम बोल सकते हैं प्लांट, संयंत्र, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बहता पानी है उसकी जो शक्ति है उसका यूज़ करके उसे बिजली में बदला जा रहा है। मीन्स फ्लोइंग वाटर जो है उसकी जो पावर है फ्लोइंग वाटर की, इससे बिजली बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। एक छोटे से आसान भाषा में अगर देखा जाए तो जो बहता पानी है उस पानी की जो शक्ति है उसका यूज़ कर कर बिजली बनाना, ऐसा वो छोटा पावर प्लांट है वहाँ पर। उसके बाद सेकेंड जो है 1.3 वो है एन ऑफशोर ऑयल रीच एक्सट्रैक्टेड पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड्स। इसका मतलब है कि जो समुद्र की सतह के नीचे जो पेट्रोलियम है उसे निकालने के लिए एक समुद्री तेल कुआं जिसे बोल सकते हैं हम, ऑफशोर ऑयल रिज मीन्स समुद्री तेल कुआं, समुद्र तल से पेट्रोलियम निकालने के लिए वहाँ पर वो समुद्री तेल कुआं बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि समुद्र के अंदर गहराई में मौजूद जो पेट्रोलियम है, तेल है, उसे निकालने के लिए एक ऐसी बड़ी मशीन संरचनाएं बनाई है। आप देख सकते हैं बड़ी मशीन वहाँ पर सेट की गई है, उसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑफशोर ऑयल रीच। अंडरस्टैंड। उसके बाद यह देखो व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। अभी ये जो प्रकृति है ये कब संसाधन बनती है, रिसोर्स बनती है, इसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड नेचर इज, जो वर्ड है कौन सा, नेचर, प्रकृति, उसका एक अर्थ यह है कि द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स, जो कुछ भी सजीव या फिर निर्जीव चीज़ें हैं इस धरती पे, दैट आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ये सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, हमारे संसार का ये पार्ट है, बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन। मगर ये जो सजीव या फिर निर्जीव सभी है ये मनुष्य ने अगर नहीं बनाए हैं तो दैट इज द नेचर। वो क्या है, तो नेचर है, प्रकृति है। व्हेन ह्यूमंस यूज दिस फॉर देयर सस्टेनेंस, और ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, ये क्या करता है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करता है, लाइफ या फिर नॉन लाइफ फॉर्म्स ऐसी चीज़ों का वो यूज़ करता है, या फिर और क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन, या फिर वो क्या करता है, उन चीज़ों को इस्तेमाल तो करता है या फिर उनसे नई चीज़ें बनाता है फॉर हिज कंजम्पशन, उसको यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। दिस एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्सेस। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है इस तरह से नेचर क्या बन जाता है, तो रिसोर्स बन जाता है। ह्यूमन उसे क्या करता है, तो कन्वर्ट करता है। मीन्स नेचर में अवेलेबल जो लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें ह्यूमन क्या करता है, खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है या फिर उसे कन्वर्ट करता है खुद के यूज़ के लिए। तो इस तरह से नेचर क्या बन जाता है या फिर प्रकृति क्या बन जाती है, तो रिसोर्स बन जाती है या फिर संसाधन वो बन जाती है, संसाधन वो कहलाती है। इसे एग्जांपल दिया है, देखो ट्रीज आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ट्रीज, ये जो पेड़ है ये हमारे वातावरण का हिस्सा है। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। ओके, वे अपने आप मौजूद रहते हैं, उसे इसमें इसका इंडिपेंडेंट है वो पूरी तरह से, उनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है ऑफ ह्यूमन। व्हेन वी कट देम, जब हम उन्हें काटते हैं, एंड कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर, वी सी द ट्रीज एज अ रिसोर्स। जब हम उन्हें काटकर उनकी जो लकड़ी है उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, तब पेड़ हमारे लिए क्या बन जाते हैं, तो संसाधन बन जाते हैं। इसका मतलब है जब तक उस चीज़ का यूज़ नहीं होगा तब तक वो चीज़ क्या नहीं बनेगी, संसाधन नहीं बनेगी। जैसे कि पेड़ को काटा और उससे हमने फर्नीचर बनाया, इस तरह से पेड़ क्या बन गया, तो रिसोर्स बन गया। अगर पेड़ है, अगर उसका हम यूज़ नहीं कर रहे तो वो रिसोर्स नहीं रहेगा। उसके बाद दिया देखो, ऑफन दिस इंटाइटीज आर नॉट ईजिली एसेसिबल। कई बार ये जो चीज़ें हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, there may be petroleum in places deep under the ocean that we do not have the technology to access, or the extraction cost may be too high, or it may be culturally unacceptable, like cutting trees in sacred groves. और एग्जाम्पल दिया देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ इंटरनेट जो अनएसेसेबल है, मीन्स जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते या फिर वो आसानी से हमें नहीं मिलता। देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशियन, कुछ पेट्रोलियम जो है वो समुद्र की गहराई में होते हैं और उन्हें निकालना
ओके ये टेक्नोलॉजिकली कैसे नहीं तो एसेसिबल नहीं है, टेक्नोलॉजी उससे निकालने की टेक्नोलॉजी तकनीक जो है हमारे पास नहीं है, और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट में बी टू हाई, या फिर उसे निकालने का खर्च बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम रिसोर्स नहीं बोल सकते, हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं है। या फिर इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन सेक्रेड ग्रोव्स, या फिर कल्चरली सामाजिक या सांस्कृतिक कारण से उसे निकालना ये भी सही माना नहीं जाता, जैसे कि पवित्र स्थल है वहाँ आके पेड़ काटना, ये कैसा तो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो उसे हम रिसोर्स नहीं बोल सकते। आई होप यू आर क्लियर। उसके बाद दिया देखो, सो फॉर एन इंटाइटी टू बी कॉल्ड रिसोर्सेस, तो फिर हम किससे रिसोर्सेज कह सकते हैं? तो उसके लिए कंडीशन है, इसे अंडरलाइन करके याद रखना है, लर्न कर लेना है। रिसोर्स बनने के लिए इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, अंडरस्टैंड। किसी भी चीज़ को अगर संसाधन बनना है, रिसोर्स बनना है, तो सबसे पहले उसे क्या होना पड़ेगा? तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना पड़ेगा, मीन्स तकनीकी रूप से वो सुलभ होना चाहिए। उसके बाद एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल, उसका जो उपयोग है वो आर्थिक रूप से लाभदायक होना चाहिए, उसे उसका उपयोग आर्थिक रूप, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन होगा वो इकोनॉमिकली फिजिबल, मीन्स आर्थिक रूप से वो कैसा होना चाहिए? तो लाभदायक होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सांस्कृतिक रूप से वो स्वीकार्य होना चाहिए, कल्चरली वो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाकर हम उसे बोल सकते हैं कि दैट इज़ द रिसोर्स, तब उसे हम रिसोर्स बोल सकते हैं। यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज़ अ निगेटिव कैनोटेशन, अगर ध्यान दिया जाए तो जो वर्ड है कौन सा, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण जिसे बोला गया है, ये जो शब्द है आमतौर पर नकारात्मक अर्थ से उसका प्रयोग होता है। In the context we use it here, it means extraction, utilization, consumption of natural resources। मगर यहाँ पे इसका मतलब अलग तरीके से लिया गया है एक्सप्लॉयटेशन का। इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उनको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना मीन्स निकालना, यूटिलाइजेशन मीन्स उसका उपयोग करना, या फिर कंजम्पशन उसका उपभोग करना, इस तरह से इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है। द अर्थ हैज़ ट्रेजर्स many of which have formed over millions of years, पृथ्वी पर बहुत से खजाने हैं, बहुत सारे खजाने हैं पृथ्वी पर, many of which have formed over millions of years, जो लाखों वर्षों में बने हुए हैं, and which humans have taken and learned to use, और जिन्हें ह्यूमन ने क्या किया? तो पहचान कर उसका इस्तेमाल करना सीखा है उस ट्रेजर्स का। This include the most obvious ones like water, air and soil, and also the not so obvious one like coal, petroleum, precious stones, metal, ore और timbers। अभी इनमें से सबसे सामान्य संसाधन, obvious means सामान्य कौन सा? तो पानी, हवा और मिट्टी, ये तो सामान्य संसाधन हो गए। और कुछ ऐसे छिपे हुए या फिर कठिनाई से मिलने वाले संसाधन, या फिर रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं कठिनाई से मिलने वाले, वो कौन से है? तो कोल मीन्स कोयला, पेट्रोलियम, प्रेशियस स्टोन्स मीन्स कीमती पत्थर, मेटल ओर्स धातु के जो जिसे हम बोल सकते हैं ओर्स, या फिर टिम्बर, ये कैसे? तो कठिनाई से मिलते हैं, छिपे हुए रहते हैं ये, इस तरह से। फिगर नंबर 1.4 क्या दिया देखिए, जेंटल प्लगिंग कॉजेज मिनिमल डिस्टर्बेंस टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब ये जो हल्की जुताई जिसे बोल सकते हैं, उसे करने से ज़मीन के नीचे के जो जीव जंतु है, उनका जो इकोसिस्टम अंडरग्राउंड वाला, उनका जो पर्यावरण है, वो उनको बहुत कम नुकसान होता है, और मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है, उसका जो मॉइस्चर है वो वैसे ही रहता है जेंटल प्लगिंग की वजह से। हनी फ्रॉम अ बीहाइव, मधुमक्खियों का से हमें क्या मिलता है? तो शहद मिलता है। ये आप 2 इमेजेस आप देख सकते हैं। डोंट मिस आउट, ध्यान दीजिए क्या दिया है, इन मेनी इंडिजीनियस ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज कंसिडर्ड सैक्रेड। अभी दुनिया भर की जो बहुत सारी आदिवासी या फिर स्थानिक परंपरा है, उसके हिसाब से प्रकृति को क्या माना गया है? तो पवित्र माना गया है। सैक्रेड मीन्स पवित्र। यू हैव रीड अबाउट दिस इन सच ट्रेडिशंस, नेचर इज अ नर्चरर एंड नरिशर। ओके, ऐसी परंपराएं जो है उसके हिसाब से प्रकृति जो है वो कैसी? तो क्या है? तो पालनहार है। नर्चरर मीन्स पालनहार करने वाली, और कैसी? तो पोषक है, नरिशर है, क्या? जिसे हम बोल सकते हैं प्रकृति। अंडरस्टैंड? डू यू नो ऑफ प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट दिस? क्या आप कोई ऐसी परंपराओं या फिर प्रथाओं के बारे में जानते हैं? उसके बाद यह देखो 1.6, फिगर नंबर 1.6,
तुलसी पूजा फॉर वेलबींग, स्वास्थ्य के लिए और मंगल के लिए, खुद का मंगल हो इसके लिए क्या की जाती है, तो तुलसी पूजा की जाती है, ये आप देख सकते हैं। आगे दिया देखो, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो, जैसे कि टेक अ पॉज, ठहर कर सोचना है आपको, पॉज लेना है, और लुक एट योर सेल्फ एंड थिंग्स अराउंड यू, आपको आपके आसपास देखना है, आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से देखिए, खुद के तरफ देखिए। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम, इन सब का मूल क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, अंडरस्टैंड, ये सब चीज़ों का जो आप आजू बाजू में देख रहे हैं वो। एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर, इवन द प्लास्टिक बटन ऑन योर शर्ट, या ये जो सब चीज़ें हैं आपको आजू बाजू में दिख रही है, आप आखिरकार आपको समझ में आ जाएगा कि इनका सबका संबंध क्या है, तो नेचर से, प्रकृति से है। जो प्लास्टिक का बटन है आपके शर्ट को, वो भी हमें प्रकृति से मिला है, नेचर से मिला है। इन शॉर्ट, वी अप्लाई द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज टू मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमन। अगर सीधे बात शब्दों में बोला जाए तो हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज टर्म है, प्राकृतिक संसाधन, ये जो टर्म हम यूज़ करते हैं, ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम, मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस, कोई भी चीज़ें, कोई भी पदार्थ जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, और ये ह्यूमन के लिए कैसे तो वैल्यूएबल है या फिर उपयोग के लिए होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ओके, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनकी श्रेणियाँ हम देख रहे हैं। इन साइंस, विज्ञान में, वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग, विज्ञान में हमने देखा है कि जो चीज़ें हैं उनको हमने श्रेणियों में बांटना सीखा है और उन्हें नाम देना भी हम सीखते हैं। कहाँ पे, साइंस में। वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया व्हेन वी कैटेगराइज आइडियाज़ और थिंग्स। अभी हमें ये, हम सबको मालूम है कि हम क्या करते हैं, तो कुछ समान ऐसी विशेषताएं जो है, क्राइटेरिया जो है या फिर विशेषता है, उनके आधार पर हम चीज़ों को अलग अलग समूहों में रखते हैं। अंडरस्टैंड, वी नेम द कैटेगरीज सो दैट वी कैन रेफर टू देम विद जस्ट वन वर्ड और शॉर्ट फ्रेज। फिर हम क्या करते हैं, हम उन समूहों को एक नाम दे देते हैं ताकि हमें हर बार लंबा वर्णन न करना पड़े। ओके, इस वर्ड से हम उसे बता सके। When these names and meanings are shared across group of people, it helps us to discuss set of ideas or things without needing to describe them every time. ओके, तो मैंने अभी बताया कि इन समूहों को नाम दिया जाता है क्योंकि उसका बार बार हमें क्या ना करना पड़े, तो एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, और उस एक वर्ड से हमें क्या हो जाएगा, तो सब आइडियाज़ हमें मिल जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद दिया देखो, वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली टू, हम क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से हम अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इन अर्लियर क्लासेस, पहले क्लासेस में, यू लर्न अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, जो पहले कुछ कक्षा हुई उसमें आपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित और अजीवित चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है। एज सुन एज वी यूज दिस वर्ड्स यू नो व्हाट दे मीन। ओके, जैसे ही ये शब्द हम बोलते हैं तो हम ये तुरंत समझ जाते हैं इसका क्या मतलब है। ओके, दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कैटेगरी का है। ओके, वी डू द सेम थिंग विथ नेचुरल रिसोर्सेस, इसी तरह हम क्या करेंगे, तो नेचुरल रिसोर्सेस का भी क्या करेंगे, तो हम उसे श्रेणियों में बांटते हैं। अंडरस्टैंड, थिंक अबाउट इट, what might be the different criteria we can use to categorize natural resources। ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटने के लिए हम कौन से आधार को, क्राइटेरिया को यहाँ पे ले सकते हैं। वन ऑफ द वेज वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूज वी पुट टू देम। एक आसान तरीका है कि हम इन्हें उनके उपयोग के हिसाब से हम, या फिर उनके उपयोग के आधार पर हम उन्हें बांटें। जैसे कि इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक। सोर्स फॉर मटेरियल्स, वस्तु या फिर सामग्री बनाने के लिए। सोर्सेस फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेस को। सबसे पहले दिया है देखो, रिसोर्सेस इसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक संसाधन कौन से होते हैं, देखिए। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट।
पृथ्वी पर जो जीवन है वो हवा, पानी और भोजन के बिना संभव नहीं है। अंडरस्टैंड? क्योंकि एयर हमें यूज़ करते हैं ब्रीथिंग करने के लिए, वाटर हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, और जो फूड है हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बगैर तो जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पे। वी टेक दिस फ्रॉम द एटमोस्फियर, द रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल और अदर लिविंग थिंग्स। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? जैसे कि हवा मिलती है हमें कहाँ से? एटमोस्फियर से। ओके, जिससे हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं वो हवा कहाँ से मिलती है? हमें एटमोस्फेयर से मिलती है, वातावरण से मिलती है। पानी हमें मिलता है कहाँ से? रिवर्स एंड पॉन्ड से, नदी और तालाबों से हमें मिलता है। और जो फूड है हमें कहाँ से मिलता है? तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल और अदर लिविंग थिंग्स। जब हम खेती करते हैं तो उसके ज़रिए हमें क्या मिलता है? तो फूड मिलता है, या फिर अदर लिविंग थिंग्स से भी हमें फूड मिलता है। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ। हम क्या नहीं कर सकते? हवा नहीं बना सकते जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हम सांस लेते हैं वो हवा हम नहीं बना सकते। द वाटर वी ड्रिंक, और पानी भी हम नहीं बना सकते खुद, और ना कि मिट्टी हम बना सकते हैं जिससे हम भोजन उगाते हैं, वो भी हम नहीं बना सकते। ये हमें नेचर से मिलता है। रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, अंडरस्टैंड? सामग्री के लिए संसाधन, मटेरियल्स के लिए लगने वाले संसाधन। ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। मनुष्य जो है वो प्रकृति के उपहारों से भौतिक वस्तुएं बनाता है। मीन्स जो नेचर ने हमें दिया है उपहार के तौर पर, इससे ह्यूमन क्या करता है? तो भौतिक ऐसी वस्तुएं बनाता है। वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट इनरिच आवर लाइव्स एंड दोज ऑफ अदर्स। अ पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू चेयर एंड ऑल्सो कार्व इनटू स्टैचूट। अंडरस्टैंड? याद रखिए कि वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी, हम उन्हें अपने उपयोग के लिए बनाते हैं। अंडरस्टैंड? और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट इनरिच आवर लाइव्स, या फिर सुंदर चीज़ें बनाते हैं बनाते हैं हम, जिससे हमारा जीवन या फिर दूसरों का जीवन कैसा रहे? तो बेहतर रहे। जैसे कि अ पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू चेयर। कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसे कुर्सी में बदला जा सकता है, और उसी के इससे हम क्या कर सकते हैं? अल्सो कार्व इनटू अ स्टैचूट। स्टैचू मीन्स नक्काशी भी की मूर्तियाँ भी हम उससे बना सकते हैं। स्टैचूट मीन्स नक्शी काम वाली मूर्तियाँ भी इससे हम बना सकते हैं, उस पीस ऑफ वुड से। इंडियाज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विथ अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड। अभी इंडिया में जो भौगोलिक विविधता है उससे हमें क्या होता है? तो प्राकृतिक संसाधन हमें अलग अलग तरीके के मिलते हैं। जैसे लकड़ी से लेकर फ्रॉम वुड टू मार्बल तक, संगमरमर तक, और कोल से लेकर गोल्ड तक, ये सब हमें क्या मिलते हैं? तो संसाधन मिलते हैं। किस वजह से? तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से, भौगोलिक विविधता की वजह से। आगे दिया है देखो, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए संसाधन। अभी एनर्जी इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग। ओके, ऊर्जा जो है आधुनिक जीवन की एक आधारशिला है। कॉर्नरस्टोन मीन्स आधारशिला है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अभी हमारे घर में जो बिजली है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन परिवहन है, या फिर ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, या फिर सभी तरह की जो उत्पादन प्रक्रिया है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल सोर्सेस। अभी ये जो ऊर्जा है वो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग स्रोतों से हमें मिल सकती है। जैसे कि कोयले से हमें मिलती है, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा। ओके, तो इन सब से हमें क्या मिलती है? तो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग आपको समझाता हूँ। साथ ही साथ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो फिर सबसे पहले देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या डेफिनेशन है इसकी। सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज दे नेचुरली गेट रिप्लेस्ड एंड रिप्लेनिश। अभी ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, बार बार हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज
दे नेचुरली गेट रिप्लेस एंड रिप्लेनिश, क्योंकि नेचर से हमें ये फिर से क्या होते, तो ये नेचर में फिर से बनते हैं, नेचुरली वो फिर से बनते हैं, प्राकृतिक रूप से वो फिर से बन जाते हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी हो गया, सनलाइट, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, है कि नहीं, हवा, पानी, जंगल, ये सब जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है, डेफिनेशन क्या है देखिए, रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस क्विकली वंस दे आर यूज्ड अप, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। एग्जाम्पल भी दिया है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। इसका मतलब होता है कि नॉन रिन्यूएबल ऐसे संसाधन है, ऐसे रिसोर्सेस है जिनका उपयोग करने के बाद वो जल्दी से वापस नहीं बन पाते, फिर से वो बनने को लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मीन्स नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। इनको अगर हमने यूज़ किया तो ये ख़त्म हो जाते हैं और इनको वापस बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन हमने समझी है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अभी आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो अब हम लाइन टू लाइन समझेंगे। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसके पहले दो फिगर्स दिए, देखो आप देख सकते हैं फिगर 1.7, रिवर वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स एज लॉन्ग एज ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट। नदी का जो पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, संसाधन है, कैसा रिन्यू होने वाला, जब तक कि क्या है, ग्लेशियर मीन्स हिम नदी है, हिमनग है, और जंगल जब तक मौजूद है तब तक ये क्या रहेगा, तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स रहेगा। कौन सा? नदी का पानी। उसके बाद दिया देखो फिगर 1.8, वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, जंगल से हम टिम्बर ले सकते हैं, मीन्स लकड़ी ले सकते हैं, अंडरस्टैंड, इन लिमिटेड क्वांटिटीज। कितने क्वांटिटी में? एक सीमित मात्रा में हम उसे ले सकते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ़ वी अलाउ टू रीजनरेट। इसका मतलब ये है कि हम जंगल से क्या कर सकते हैं, तो अगर उन्हें हम टाइम दे, रीजनरेट होने का समय अगर दे, हमें उन्हें फिर से उगने का, जंगल को फिर से बढ़ने का, तो हम क्या कर सकते हैं, तो सीमित मात्रा में अगर लकड़ी काट भी रहे तो इट इज़ ओके, मगर हमें क्या करना पड़ेगा, उस फॉरेस्ट को रीजनरेट होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें टिम्बर मिल सकता है फॉरेस्ट से। आपको ये समझना होगा। चलिए फिर हमें मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या दिया है देखिए इसमें, अ सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। इसका मतलब ये होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन, उनको बांटने का एक दूसरा तरीका भी है। कैटेगराइजेशन करना मीन्स उनको बांटना। इसका एक और तरीका है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये रिन्यूएबल है या नहीं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उन्हें हम बांट सकते हैं। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इट फंक्शंस इन अ रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव वे। रिस्टोरेटिव का मतलब होता है कि पुनर्स्थापित करना। इसका मतलब ये है कि जो अपनी प्रकृति है, नेचर है, उसका एक सामान्य ऐसा नियम है, एक जनरल प्रिंसिपल है उसका, कि वो हमेशा क्या करती है, तो अपने आप को खुद ठीक करती है और नया रूप देने का काम प्रकृति, नेचर खुद करती है। रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ इट हैज़ बीन डिग्रेडेड और डैमेज। अब यहाँ पे रिस्टोरेशन का मतलब दिया, देखो रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, रिस्टोरेशन का ये एक प्रोसेस है, अंडरस्टैंड। ये प्रोसेस के हिसाब से रिस्टोरेशन जो है, पुनर्स्थापना जिसे हम कह सकते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसको क्या करना, तो उसकी पुरानी स्थिति में लाना। अगर वो डिग्रेड है या फिर डैमेज हो गई है, बिगड़ गई है या फिर ख़राब हो गई है, उसे क्या करना, तो रिस्टोर करना, मीन्स उसे जैसी उसकी पहली स्थिति थी उसे वहाँ तक लेके आना, इसको हम कह सकते हैं रिस्टोरेशन। और ये प्रिंसिपल पे काम करता है नेचर। मीन्स नेचर का अगर कोई डिग्रेडेशन हो रहा है या फिर कोई डैमेज हो रहा है, ख़राब हो रहा है नेचर, या फिर वो बिगड़ रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो नेचर क्या करता है, तो खुद को रिस्टोर करने का काम करता है, पुनर्स्थापित करने का काम करता है। उसके बाद दिया देखो, नेचर हील्स, रिन्यू एंड मेंटेन हरसेल्फ ओवर टाइम। अभी ये जो प्रकृति है, अंडरस्टैंड, नेचर वो खुद को हील करता है, हील करती मीन्स खुद को वो क्या करती है, तो अपने आप ठीक करती है नेचर। रिन्यू, खुद को रिन्यू करना, खुद को मेंटेन रखने का काम पूरे ओवर टाइम के हिसाब से वो नेचर करता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है देखो आपके सामने,
अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील। अगर आपकी त्वचा पर कोई चोट लग जाती है तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो भर जाती है। हील मीन्स भर जाना या फिर अच्छे हो जाना। अ फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर अ वाइल्ड फायर। अगर जंगल में आग लग जाती है तो वो बाद में वो वहाँ पर फिर जंगल क्या हो जाता है, तो उग जाता है। अंडरस्टैंड, ये एक तरह का रिस्टोरेशन आपको दिखाई देगा। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन। अभी रीजनरेशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, देखो ये जो रीजनरेशन है, पुनर्जन्म जिसे हम कहते हैं, तो ये पुनर्स्थापना से भी आगे है, मीन्स रिस्टोरेशन से भी आगे है। इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशंस फॉर थ्राइविंग। ओके, इसका मतलब होता है कि ये जो रीजनरेशन है ये प्रकृति की या फिर नेचर की वो शक्ति है जिसमें वो क्या करती है, नेचर क्या करता है, तो खुद का नया जीवन बनाता है और जो जीवन के लिए ज़रूरी परिस्थितियाँ है वो भी वो बनाता है। कौन? नेचर। वो कंडीशन भी बनाने का काम नेचर के द्वारा होता है। तो इस तरह से हमें समझ में आना चाहिए कि नेचर जो प्रिंसिपल पे काम करता है वो क्या है, तो रिस्टोरेटिव एंड रिजेनरेटिव वे से काम करता है। ये सब चीज़ें हमने नेचर में देखी भी है। वी प्लांट ट्रीज इन एरियाज दैट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग। अब हम जो है उन जगहों पर पेड़ लगाते हैं जहाँ पर क्या हो गया, तो इंसानों के कारण वहाँ के पेड़ काट दिए गए हैं। जैसे कि जंगल साफ किया गया है, किसके लिए? फॉर हाउसिंग, लोगों को रहने के लिए, घर बनाने के लिए जंगल को साफ किया किसने? तो ह्यूमन ने। तो एक तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया, ये इंसानों के कारण ये यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर हुआ है। तो प्लांटिंग द types of trees that were originally growing there restore the ecosystem. The trees provide food and shelter for birds, squirrels and other creatures, enabling life to return. पहले तो ह्यूमन की वजह से वहाँ से हमने पेड़ काट दिए, तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अगर पेड़ लगा रहे तो हमें याद रखना चाहिए कि हमने वही ट्रीज को प्लांट करना चाहिए जो ओरिजिनली ग्रोइंग देयर, जो वहाँ पर ओरिजिनली ग्रो होते थे। पहले जो पेड़ उगते थे वहाँ पे, वही पेड़ हमने वहाँ पे लगाने चाहिए। इससे क्या होगा? रिस्टोर द इकोसिस्टम। इससे इकोसिस्टम जो पर्यावरण है, पूरा पर्यावरण वो क्या होने लगेगा, तो फिर से ठीक होने लगेगा। क्योंकि जो ट्रीज पहले थे जो प्रोवाइड करते थे फूड या फिर शेल्टर प्रोवाइड करते थे बर्ड्स को, स्क्विरल्स को और अदर क्रिएचर्स को, इनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न। उन पेड़ों को हमने लगाना चाहिए जो पेड़ क्या पहले भी चिड़ियों को या स्क्विरल मीन्स गिलहरी या फिर बहुत सारे जो अदर क्रिएचर्स है, जीव जंतु है, उनको खाना देते थे, उनको आश्रय देते थे, उन्हें वहाँ पे हमें लगाना चाहिए जिससे वह उनका जो जीवन है वो फिर से वापस आ जाता है। नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वेयर देयर इज़ नो वेस्ट। जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या करती है, तो साइकिल में काम करती है। साइकिल मीन्स चक्रों में वो काम करती है जहाँ पे कुछ भी वेस्ट या फिर व्यर्थ नहीं होता है। टेक अ फॉरेस्ट, जैसे कि जंगल का हम उदाहरण लेंगे। टेक अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का हम एग्जाम्पल लेंगे। लेट्स से अ ट्री फॉल इन द फॉरेस्ट। अंडरस्टैंड, अगर कोई पेड़ जंगल में गिर जाता है तो क्या हो जाएगा? इट डिकम्पोज विद द बैक्टीरिया। वो जो पेड़ है वो क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे सड़कर मिट्टी में मिल जाएगा। बैक्टीरिया उसे क्या करेंगे, तो डिकम्पोज करेंगे उस पेड़ को। बैक्टीरिया, फंगीज एंड इंसेक्ट फीडिंग ऑन इट। ये डिकम्पोज होने के बाद में इस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया हो रही डिकम्पोजिशन की, उसमें बैक्टीरिया, उसके बाद फंगी या फिर इंसेक्ट जो है, छोटे मोटे कीड़े, उनको उससे क्या मिलता है, उस पेड़ से खाना मिलता है, वो उस पर भोजन करते हैं। अंडरस्टैंड, अगर कोई पेड़ गिर जाता है तो उसका वो धीरे धीरे सड़कर मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया को फ़ायदा होता है, उनको खाना मिलता है इससे। फंगी, इंसेक्ट, इनको इससे भोजन मिलता है। द ट्री बिकम्स पार्ट ऑफ सॉइल इनरिचिंग इट। पेड़ जो है मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। बाद में न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। फिर उसी मिट्टी से नए पौधे और पेड़ उगने लगते हैं। इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन। कुछ समय बाद वे फिर से गिर जाते हैं और ये जो चक्र है वो फिर से शुरू हो जाता है। तो ये नेचर जो है किस तरह से काम करता है, साइकिल में काम करता है, चक्र में काम करता है। इसे इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। These are examples of nature's principle of restoration and regeneration in practical। ये उदाहरण जो है ये हमें बताता है कि प्रकृति या फिर नेचर जो किस तरह से खुद को रिस्टोर, पुनर्स्थापित करती है, कैसे नई जिंदगी को जन्म देती है।
अंडरस्टैंड, ये जो प्रक्रिया ये चलती रहती है, ये हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अभी हम देखेंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हम समझ रहे हैं, तो उसमें से फर्स्ट जो पॉइंट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसके बारे में हम अभी समझेंगे। क्या दिया देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस एग्जिबिट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नेचर के देखे हैं वही सब कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या देख सकते हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो समय के साथ अपने आप को क्या करते हैं, तो दोबारा उपलब्ध कराते हैं या फिर वो दोबारा उपलब्ध हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिया हैज़ एबंडेंट सनशाइन। भारत के जो अधिकतर हिस्से हैं वहाँ पे बहुत सारी धूप आपको मिलती है। एबंडेंट मीन्स बहुत सारी या फिर भरपूर ऐसी धूप वहाँ पे मिलती है। इन द नेचुरल कोर्स रिवर्स आर फेड रेगुलरली बाय रेन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स। अभी नदियाँ जो है वो सामान्यतः वर्षा रेन की वजह से या फिर जो ग्लेशियर है पिघलते ग्लेशियर से लगातार वो भरती रहती है, रिन्यू होती रहती है। सॉइल रिप्लेनिश इटसेल्फ, फॉरेस्ट रिन्यू देमसेल्फ। फॉरेस्ट जो है जंगल भी क्या करते हैं, तो अपने आप को दोबारा उगाते हैं। सॉइल रिप्लेनिशेस इटसेल्फ, और मिट्टी जो है वो भी क्या करते हैं, तो प्राकृतिक तरीके से खुद की जो फर्टिलिटी है उसे वापस पा लेती है। और ये सब चीज़ें होती रहती है नेचर में। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड मीन्स पवन ऊर्जा। एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, बहते पानी से मिलने वाली ऊर्जा। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों से मिलने वाली लकड़ी। आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सब क्या है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज देम इन सस्टेनेबल मैनर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी। ये तो मैंने आपको बताया कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये फिर से बढ़ेंगे, ओके, फिर से उपलब्ध होंगे, मगर जब तक कि हम इनका क्या नहीं करते, तो सस्टेनेबल मैनर में इनका उपयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि संतुलित और टिकाऊ ढंग से इनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हाउएवर फॉर देम टू रिमेन रिन्यूएबल देयर इज़ अ कंडीशन। अभी याद रखिए कि ये जो रिन्यूएबिलिटी है या फिर उसे ये जो सब रिसोर्सेस है नेचुरल रिसोर्सेज, इनको रिन्यू बने रहने के लिए एक शर्त है, ये कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, जो नेचुरल रिदम है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का, इट मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। ये जो पुनर्स्थापन पुनर्जनन का जो चक्र है उसे क्या नहीं होना चाहिए, तो कोई भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए, उसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। इफ़ वी हार्वेस्ट टिम्बर faster than the forest can grow trees, we will eventually deplete the forest. अभी हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जंगल से लकड़ी जो है बहुत तेज़ तरीके से उसे काटने लगे, तो जंगल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि लकड़ी हम ज़्यादा तेज़ी से काट रहे हैं, मीन्स फॉरेस्ट तो ग्रो हो रहा है, फॉरेस्ट तो खुद को रिप्लेस करेगा, खुद तो ग्रो होगा, मगर उसका जो ग्रोइंग स्पीड है उससे अगर ज़्यादा आप लकड़ी काटने का काम करेंगे तो इससे क्या होगा, तो जो जंगल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस मेनी ऑफ द नेचर साइकिल हैव बीन डिस्टर्ब्स। वैज्ञानिकों ने ये दिखाया भी है कि जो मानव है, ह्यूमन है, उनकी जो गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है, इससे क्या हो गया, तो नेचर का जो साइकिल है, नेचर की साइकिल क्या हो गई, तो बिगड़ गई है। Okay, understand it. A combination of several factors interacting, fossil fuel driven industrialization and the cutting down of forests for agriculture and other purposes are two of them, has led the rising temperatures that we are experiencing. On account of this, the glaciers in some places in the Himalayas are melting at a rate faster than precipitation can replace them. हम देख सकते हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं हम, और इन फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, ओके, औद्योगिकीकरण चल रहा है, और साथ ही साथ फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, मीन्स जंगलों को काटा जा रहा है, किसके लिए, तो एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के पर्पज़ के लिए, और कुछ अदर पर्पज़ के लिए। आर टू ऑफ देम, इन दोनों में से कुछ और पर्पज़ के लिए भी फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, तो इस कारण से जो टेम्परेचर है धरती का, अपने अर्थ का, वो क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है, और इसे हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, ओके, इसका हम अनुभव भी कर रहे हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दिस द ग्लेशियर इन सम प्लेसेस इन हिमालयाज आर मेल्टिंग एट अ रेट फास्टर देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम।
इस कारण हम देख सकते हैं कि जो हिमालय के कुछ हिस्से है वहाँ की जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल रही है। इसका मतलब है कि बर्फबारी उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए और जिससे वो फिर से भर सके। इतनी बर्फबारी नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से वो जो ग्लेशियर है वो क्या हो रहे हैं, तो वहाँ से पिघल रहे हैं। दिस हैज़ implications ऑफ वाटर सिक्योरिटी फॉर द populations लिविंग इन द प्लेन्स डिपेंडेंट ऑन द वाटर टॉवर। इसका सीधा जो असर होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, तो जो मैदान में रहने वाले जो लोग हैं, जो हिमालय के पानी को क्या समझते हैं, जल टावर मीन्स वाटर टावर समझते हैं, उनके लाइफ पर, उन पर इनका क्या होने वाला है, तो असर होने वाला है। उसके बाद देखिए फिगर 1.9 दिखा है, देखो ऑफरिंग अग्रम टू सूर्य द सन गॉड इन ग्रेटिट्यूड। अभी जो सूर्यदेव है उनको धन्यवाद देने के लिए क्या किया जा रहा है, तो अर्घ चढ़ाया जा रहा है, मीन्स वाटर ऑफर किया जा रहा है किसी, तो सूर्यदेव को। एक ट्रेडिशन है इंडिया में, आप देख सकते हैं इसके बारे में। डोंट मिस आउट। ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से कम्युनिटीज हैड अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटिंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिशिंग ड्यूरिंग द स्पॉनिंग सीजन टू इनेबल द मेंटेनेंस ऑफ फिश पॉपुलेशन। अभी फिश पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए जब मछलियाँ क्या करती है, प्रजनन करती है, फिर अंडे देती है, उस मौसम में मछली पकड़ने को रोक दिया जाता था। ये समुदायों में ऐसा नियम था, कम्युनिटीज़ के बीच में नियम था, परंपरागत रूप से चलते आया है। तो कि कोई मछली पकड़ेगा नहीं, क्योंकि दिस द टाइम ऑफ स्पॉनिंग सीजन या फिर रेगुलेटिंग, अंडे देने का सीजन है किसका, तो मछलियों का, प्रजनन करने का। हाउएवर द कमर्शलाइजेशन ऑफ फिशिंग रिजल्टेड इन ओवर फिशिंग। मगर क्या हो गया, ये जो मछली पकड़ना एक व्यवसाय बन गया, एक कमर्शलाइजेशन बन गया, तो क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक शिकार होने लगी किसकी, तो फिशेस की। In case of a type of fish called tuna, for example, the rapid and extensive decline in their population led to some agreements to control of fishing. अभी एग्जाम्पल के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो ट्यूना नाम की जो मछली है, अगर उसका उदाहरण लेते हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो संख्या है बहुत तेज़ी से घटने लगी है। इसके लिए क्या किया गया, तो अग्रीमेंट किए गए हैं ताकि क्या हो जा सके, तो ट्यूना जो मछली है उसके शिकार को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए अग्रीमेंट भी होने लगे हैं उनका पॉपुलेशन मेंटेन रखने के लिए। नेवरथलेस दिस इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फिश दैट कीप्स द ओशन इकोसिस्टम इन बैलेंस बाय कंज्यूमिंग स्मॉलर फिश, श्रिम्प्स एक्सेट्रा इज ऑन डिक्लाइन। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण मछली है ट्यूना का, जो मैंने आपको नाम बताया, ये क्या करती थी, तो ये ओशन इकोसिस्टम को संतुलित रखने का काम करती है, और इसी के लिए वो क्या करती है, तो छोटी मछलियाँ, झींगे आदि को खाने का काम करती है। मगर इनकी जो छोटी मछलियाँ या फिर श्रिम्प्स है, झींगे, इनकी तादाद भी क्या हो रही है, तो लगातार उनमें भी घट हो रही है। ये क्यों हो गया मालूम है क्या, कमर्शलाइजेशन मीन्स मछली पकड़ना एक व्यवसाय बन गया, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। डू यू नो ऑफ अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प द इकोसिस्टम टू स्टे इन बैलेंस। क्या आप कुछ ऐसी दूसरी कोई परंपरागत प्रथा के बारे में जानते हैं जो क्या कर रहा है, तो नेचर को या फिर उसकी जो इकोसिस्टम है उसे संतुलित रखने में मदद करती है। ओके, आपको ये ढूंढना है। चलिए देखते आगे क्या दिया है। वी नीड इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स वी कंज्यूम। हमें क्या है, तो इंडस्ट्रीज चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिन चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं, वो बनाने का काम इंडस्ट्रीज में होता है। द प्रोसेस ऑल्सो क्रिएट वेस्ट दैट आर फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। लेकिन ये जो उद्योग है, ये जो इंडस्ट्रीज है, इससे निकलने वाला जो कचरा है, वेस्ट है, वो क्या करता है, तो नदियाँ हो गए या फिर अदर दूसरे कोई जल स्रोत हो गए, इसमें वो डाले जाते हैं, डिस्चार्ज किए जाते हैं, मीन्स वहाँ पे उसे रिलीज किया जाता है। ऑफन These waste cannot decay to become the food of some life forms. अब ये जो कचरा है, ये ज़्यादातर क्या होता है, तो जो जीव रहते हैं पानी में, उनका वो खाना नहीं बन सकता है, वो खाने के लिए वो उसे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि केमिकल्स होते हैं बहुत सारे। Instead, it leads to a disturbance in nature cycle of restoration and regeneration, leading to a situation where the rivers becomes poisonous and cannot support life. इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो जो प्रकृति का नियम है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का, इसका चक्र क्या होते जा रहा है, तो बिगड़ता जा रहा है। अंडरस्टैंड। और
इसका नतीजा ये होता जा रहा है कि जो नदियाँ है वो क्या होती जा रही है, तो पॉइजनस बनती जा रही है, मीन्स जहरीली होती जा रही है। और इसकी वजह से जो जीव जंतु उस नदी में होते हैं उनका लाइफ भी क्या आ रहा है, तो डेंजर में आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं आगे फिगर 1.10, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज ऑफन डिस्पोज विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। अभी यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को लिक्विड के फॉर्म में वाटर बॉडीज में डिस्पोज किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, और कोई भी इस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रही। इस तरह से उसे वाटर बॉडीज में डालने की वजह से वो जो वाटर है वो क्या होते जा रहा है, तो कंटेमिनेट होते जा रहा है, पोल्यूट होते जा रहा है। अंडरस्टैंड? लेट्स एक्सप्लोर, चलिए जानते हैं क्या दिया है। देखो, आइडेंटिफाई ह्यूमन एक्शंस इन योर सराउंडिंग्स दैट रिजल्ट इन नेचर लूजिंग हर एबिलिटी टू रिस्टोर एंड रीजनरेशन। अपने आसपास ऐसे कोई मानवीय कार्य हो रहे हैं क्या जिससे जो प्रकृति की जो एक क्वालिटी है कि खुद को ठीक करना और जीवन को सुरक्षा देना, रिस्टोरेशन और जनरेशन की, वो लूज़ हो रही है? ऐसे कोई चीज़ें हो रही है क्या आपके आजू बाजू में? व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशंस कैन बी अंडरटेकन टू रिस्टोर नेचर साइकिल? और थोड़ा आपको सोचना है इसके बारे में कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशंस कैन बी अंडरटेकन टू रिस्टोर नेचर्स साइकिल। ये जो प्रकृति का चक्र है उसे फिर से सही करने के लिए हम कौन से कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है। डोंट मिस आउट, इसे भूलना नहीं है। देखो क्या दिया है, इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये जो इकोसिस्टम है उसके कार्य और उसकी सर्विस, उसकी जो सेवाएं है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। देखो, नेचर हैज़ सम इनहेरेंट वे ऑफ वर्किंग। जो प्रकृति है उसका काम करने के अपने अपने तरीके होते हैं। नेचर के खुद के काम करने के अपने तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जैसे कि पेड़ जो है वो स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन बनाते हैं। व्हेन दीज नेचुरल प्रोसेसेस बेनिफिट ह्यूमंस वी कॉल देम इकोसिस्टम सर्विस। जब कभी भी प्राकृतिक जो प्रक्रिया है, अगर उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से या फिर नेचुरल प्रोसेस से किसी भी तरह का फ़ायदा या लाभ मनुष्य को हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इकोसिस्टम सर्विस। अंडरस्टैंड? इकोसिस्टम की सेवाएं उसे हम कॉल करेंगे, उसे बुलाएंगे। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस। ओके, हम इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? देखो, उदाहरण के लिए हम देखेंगे, अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर वाटर। जंगल जो है पानी को साफ करता है, नेचुरली साफ करता है फॉरेस्ट वाटर को। प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। जंगल की वजह से मिट्टी जो है उसका इरोजन भी रुक जाता है, मीन्स वो वॉश आउट नहीं होती है सॉइल। अंडरस्टैंड? सॉइल इरोजन रुक जाता है। एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर एनिमल्स। दीज आर इकोसिस्टम फंक्शंस। और जो जंगल है वो क्या करता है, तो जानवरों को घर भी देता है। ये सब क्या है, तो इकोसिस्टम के फंक्शन है, ये उनके कार्य है इकोसिस्टम के। अंडरस्टैंड? व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम क्लियर वाटर, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड एंड pollinated crops because of that forest, we are receiving ecosystem services from nature। अब ये सब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर जंगल से हमें साफ पानी मिल रहा है, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड में सुरक्षित सी खेती मिल रही है, ज़मीन मिल रही है, और पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ओके, पॉलिनेट के वजह से अच्छी फसल हमारे यहाँ मिल रही है, हमें मिल रही है बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये सब क्या है, तो इकोसिस्टम सर्विसेज है जो हमें नेचर दे रहा है। प्रकृति से मिलने वाली एक इकोसिस्टम आपको सर्विस बताई जाए, ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये इकोसिस्टम सर्विसेज है जो हमें प्रकृति से, नेचर से मिल रही है। अ मैच्योर ट्री प्रोड्यूस अबाउट 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे। एक बड़ा जो पेड़ है हर रोज कितना, लगभग 275 लीटर इतना ऑक्सीजन बनाता है। दिस वेरीज अ लिटल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्री। अब ये जो पेड़ है वो किस किस्म का है उसके अनुसार इसे, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अ ह्यूमन बीइंग नीड्स अबाउट 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे। आप देख सकते हैं कि एक जो इंसान है उसे रोज लगभग कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, 350 लीटर, 350 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होता है। दिस कैन चेंज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट एन इंडिविजुअल एंगेज इन, देयर हाइट एंड वेट ऑल्सो
वेट सो ऑन। अभी इस पर भी आपको थोड़ा सा बदल दिखेगा, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क, किस काम में वो व्यक्ति काम कर रहा है, किस कंडीशन में वो काम कर रहा है, किस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, साथ ही साथ उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि उसमें बदल भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? लेट्स एक्सप्लोर, चलो जानेंगे कुछ। टेक अप a small research study to assess the type of renewable resources in your region. You may discuss with your teacher the geographical area of your study and sources to assess information that you may need. आपको क्या करना है, आपका जो इलाका है, रीजन है, वहाँ पे कौन कौन से ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उनका आपको स्टडी करना है और बाद में उसको आपके टीचर के साथ आपको उसके बारे में चर्चा करनी है। अंडरस्टैंड? और उसके बाद दिया है कि एंड सोर्सेस टू एसेस इंफॉर्मेशन दैट यू मे नीड, और आपको ध्यान देना है कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली है इसके बारे में आपको सोचना है। व्हाट हैज़ बीन द चेंज इन देयर स्टेटस ओवर टाइम, और ये जो संसाधन है, ये जो रिसोर्सेस है, इनमें स्थिति जो समय के साथ इसमें कैसे बदलाव हुआ है ये भी आपको देखना है, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है, अध्ययन करना है। मेक अ स्मॉल रिपोर्ट, एक छोटा सा रिपोर्ट आपको बनानी है और आपको उसमें लिखना है कि क्या लिखना है, आइडेंटिफाइज द रीजन दैट फॉर द चेंज एंड व्हाट मे बी डन, कि ये जो बदलाव है उसके कारण क्या है और हम क्या कर सकते हैं ताकि ये जो रिसोर्सेस है वो कैसे रहे तो सुरक्षित रहे, इसके लिए। आगे दिया है देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ओके, क्या दिया है इसमें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ये क्या है तो बहुत लंबे समय में बनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसे लगता है इसे बनने के लिए। दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश एट रेट वी यूज़ देम, जितनी तेज़ी से हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेज़ी से वो वापस नहीं बन पाते। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, ब्रैकेट में दिया देखो कोल एंड पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोल मीन्स कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या है तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। एंड मिनरल्स एंड मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड गोल्ड आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। मिनरल्स, खनिज और मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर और गोल्ड, ये भी क्या है तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। अंडरस्टैंड? इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कोल रिजर्व्स। इंडिया में क्या है तो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कोल रिजर्व्स मीन्स कोयले का बहुत बड़ा भंडार इंडिया में है। वी माइन कोल टू मीट आवर ग्रोइंग नीड फॉर एनर्जी। हम क्या करते हैं, इस कोयले का यूज़ करते हैं किसके लिए तो हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए। बट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द कोल रिजर्व्स इन इंडिया में लास्ट अनदर 50 ईयर्स। मगर एक ऐसा अनुमान है कि भारत में जो कोयले का भंडार है वो लगभग अब इसके आगे 50 साल तक ही चलेगा। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग एज द पॉपुलेशन एक्सपांड्स एंड डेवलपमेंट वर्क एक्सेलरेटेड। और ये जो बिजली की जो मांग है वो भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन वो बढ़ रही है और विकास का जो कार्य है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, बिजली की डिमांड, वो भी क्या हो रही है तो बढ़ती जा रही है। Till more sustainable options become available widely, we need to use the coal we have judiciously. जब तक हमारे पास बड़े पैमाने पर एक सस्टेनेबल मीन्स विकल्प उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक हमारे पास जो कोयला है उसे हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। आगे दिया देखो, लेट्स एक्सप्लोर। क्या दिया इसमें, What are the renewable non renewable resources that you use daily, directly और indirectly? आप जो रोज ऐसे कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं डेली, या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर, उसकी लिस्ट बनानी आपको बताना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। व्हाट आर द पॉसिबल रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट्स, और उसके लिए कौन से ऐसे रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट्स है हमारे पास, विकल्प है, ये आपको बताना है। What are some of the steps we can take to transition to renewable, और हम कौन से कदम उठा सकते हैं ताकि धीरे धीरे हम उसे क्या कर सके तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसके आगे उसकी तरफ हम बढ़ सके। इस तरह से हम ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, इसका मतलब है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका वितरण कैसा हुआ है एंड इट्स इम्प्लीकेशन,
इम्प्लीकेशंस मीन्स प्रभाव, उसका क्या प्रभाव होता है, ये आज इस वीडियो में इस पॉइंट में हम देख रहे हैं। क्या दिया देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस आवर प्लैनेट और इवन विद इन कंट्री। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन, ये क्या नहीं है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारे पृथ्वी पे, हमारे धरती पे, नॉट ओनली ऑन आवर प्लैनेट, हमारे धरती पर ही नहीं तो जो कंट्रियाँ है, देश है, उनमें भी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये बराबर बटे नहीं हुए हैं। अंडरस्टैंड, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर उनका बंटवारा नहीं हुआ है। कि कैसा है ये बंटवारा, फिर अनइवन है, कुछ जगहों पे कोई एक पर्टिकुलर जो रिसोर्स रहेगा वो ज़्यादा रहेगा तो किसी देश में वो रहेगा ही नहीं, ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा नेचुरल रिसोर्सेज का पूरी दुनिया भर में, हर एक कंट्री में भी ऐसा होता है किसी भी देश में। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू। अभी ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो असमान ऐसा बंटवारा हुआ है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, इसी ने क्या किया है तो इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है, अंडरस्टैंड, इसे शेप देने का काम किया है। उसके बाद ट्रेड पैटर्न, जो व्यापार के तरीके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस है, देशों के आपसी रिश्ते जिसे हम कह सकते हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट, और झगड़े जो है, इन सब पर इसका असर होता है किसका, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का। जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो असमान बंटवारा हुआ है उसका असर इन सब चीज़ों पे होता है। मेनी वॉर्स हैव बीन फॉट एंड कंटिन्यू टू बी फॉट टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सी लड़ाइयाँ पहले भी लड़ी गई है, अंडरस्टैंड, कंटिन्यू टू बी फॉट, आज भी लड़ी जा रही है, टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। और ये क्यों लड़ी जा रही है आज भी, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर अपना अधिकार पाने के लिए आज भी ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर ये लड़ाइयाँ अभी भी चल रही है, अभी भी जारी है। क्या करने के लिए, कि जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर अधिकार पाने के लिए। एक मैप दिया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इंपॉर्टेंट मिनरल्स का। मिनरल्स कौन से, कोल आप देखेंगे कि जैसे कि बोकारो, झारिया, रायगंज, अंडरस्टैंड, यहाँ पे आसाम में भी है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कोयला है, कोल है, कोरबा, तलचर, सिंगरेनी, नेवली, ये कुछ एरियाज है जहाँ पे कोल है। मीन्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखिए एक ही कंट्री में हो रहा है। ऑयल कहाँ मिल रहा है तो कलोल, अंकलेश्वर, बासेन, मुंबई हाई, दिग्बोई, नहरकटिया। आयरन ओर कहाँ पे लोकेटेड है तो आयरन ओर जहाँ पर है वहाँ पर ऐसा नहीं कि कोल होगा ही, अलग अलग जगह आपको दिखाई देगा, जैसे बल्लेरी, कुद्रेमुख, गोवा, रत्नागिरी, यहाँ पे आयरन ओर से बॉक्साइट अलग अलग जगहों पे है कि नहीं, अमरकंटक, कटनी, बिलासपुर, कोराटपुट, ये सब जो एरियाज है वहाँ पे बॉक्साइट लोकेटेड है, वहाँ पे ये मिनरल्स आपको दिखाई देंगे। तो इस मैप से हम समझ सकते हैं कि जो मिनरल्स है उनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये मिनरल भी एक तरह के रिसोर्सेज है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में अवेलेबल है। ऑब्जर्व द मैप 1.11 एंड आपको नोटिस करना है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, ज़रूरी ऐसे खनिज, जो खनिज है वो किस तरह से असमान रूप से बटे हुए हैं। अंडरस्टैंड, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेस आर अवेलेबल इन योर रीजन, कौन सा आपके एरिया में अवेलेबल होता है आपको फाइंड आउट करना है, और हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए आपको इस मैप का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए क्या दिया है आगे, इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेस क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल पीपल। अभी ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनके पास क्या होती है तो इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, इनको इससे क्या मिलता है तो रोज़गार के अवसर उन्हें मिलते हैं। इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड होती है, नेचुरल रिसोर्सेज के पास में, और इसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें क्या मिलता है तो रोज़गार की संधियाँ मिलती है, अवसर उन्हें मिलते हैं। टाउनशिप्स ग्रो अराउंड देम एंड एक्सपांड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स टू। टाउनशिप, इसके आसपास, इसके जो आसपास है नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे ज़्यादा है उसके आसपास क्या होता है तो शहर बसने लगते हैं, और इससे क्या होता है तो एंड एक्सपांड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स टू, और इससे जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी एक आर्थिक अवसर बढ़ जाता है, उनको भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है।
मोर मॉडर्न फैसिलिटीज़ दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एसेसेबल, और आधुनिक जो सुविधा है वो भी उपलब्ध होने लगती है, जिससे क्या होता है तो जीवन की जो गुणवत्ता है वो और बेहतर बनने लगती है, एसेसेबल हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी गुणवत्ता भरी ज़िंदगी हम जी सकते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद दिया देखिए, हाउ एवर, लेकिन दिस बेनिफिट्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय कॉस्ट। अभी ये फ़ायदे हैं तो उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन लॉन्ग टर्म, अभी ये जो नुकसान होंगे ये तुरंत होंगे या फिर लंबे समय तक, दोनों तरह के असर ये डालेंगे हमारे लाइफ पर या फिर हमारे ह्यूमन लाइफ पर। इसका लॉन्ग टर्म भी असर होगा और शॉर्ट टर्म भी असर होगा। बेनिफिट होंगे तो उसके नुकसान भी होगा। कैसे होगा देखिए, वी हैव एग्जाम्पल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ पीपल लिविंग इन रिसोर्स रिच एरियाज। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, इन रिसोर्स रिच एरियाज, मीन्स जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है उन इलाकों में वो रहते हैं, संसाधन जहाँ पे भरपूर है उन इलाकों में वो रहने वाले लोग हैं। हु हैव बिन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स टू फैसिलिटेट सच डेवलपमेंट्स, उन्हें क्या किया गया तो उनको उनके घरों से निकाला गया। अंडरस्टैंड, उनके घरों से उन्हें बेघर कर दिया गया इस डेवलपमेंट के नाम से। रिसोर्सेस यूज़ करना है तो उससे उन्हें क्या करना था, कर देना, वहाँ से डिस्प्लेस कर देना, वहाँ से उन्हें भगा देना। ऐसा भी बहुत बार हुआ है अलग अलग देशों में। इन सम केसेस देयर सैक्रेड प्लेसेस आर अंडर थ्रेट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, कई बार तो उनकी जो पूजा स्थल है, धार्मिक जगह है, उन पर भी खतरे आए थे। अंडरस्टैंड, अंडर द थ्रेट लीडिंग कॉन्फ्लिक्ट, और इसकी वजह से बहुत सारे टकराव भी हुए हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं वो भी क्या होते हैं तो डेवलप होते हैं कहाँ पे तो जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वह उनकी जो भौगोलिक स्थिति है इन पर ये निर्भर करता है नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। कंबाइन विथ ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल्स दिस कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स लाइक वुड्स स्टील। अभी याद रखना है कि जो मानव ह्यूमन के पास जो नॉलेज है, जानकारी है और जो कौशल है, स्किल है, इसका अगर यूज़ किया जाए अच्छे से तो हम क्या कर सकते हैं तो खास ऐसे उत्पादन बना सकते हैं जैसे कि वुड्स स्टील। ओके, एज वी नो ट्रेड फ्यूल्ड द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर इन इंडिया। हम जानते हैं कि भारत में बड़े बड़े क्या जो व्यापार हो रहे हैं, बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास भी इन व्यापार से ही हुआ था। उसके बाद दिया देखो, शेयर वाटर ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का किस तरह से वाटर शेयर हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में। आगे दिया है, सेलेक्ट एनी टू नेचुरल रिसोर्सेस। दो नेचुरल रिसोर्स आपको ये करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। ओके, उनको चुनना है। गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर अवेलेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और उनके बारे में आपको क्या करना है तो भारत के अलग अलग हिस्सों में वो उनकी उपलब्धता कितनी, इनकी इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है और उन्हें मार्क करना है मैप पर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे उन दो नेचुरल रिसोर्सेज के। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद देम, किस तरह की आर्थिक गतिविधियाँ जिसे हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसके साथ होती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन दोज पार्ट्स फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। अब ये जो संसाधन है, अंडरस्टैंड, तो आज हम इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनको उपयोग कर रहे हैं आज, तो उनका भविष्य की पीढ़ियों पर क्या असर होगा। अंडरस्टैंड, ये आपको उसके बारे में चर्चा आपको करनी है। सजेस्ट वेज इन विच वी कैन यूज़ नेचर्स गिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबल वे। कुछ ऐसे आपको क्या करनी है तो सजेशंस देने हैं कि जिससे हम क्या करेंगे तो किस तरह से हम ये जो नेचर गिफ्ट से हमें मिला हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का उसे हम रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर सकेंगे। इसके बारे में आपको कुछ सजेशंस देने हैं। आगे दिया देखो, नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। इसका मतलब है कि जो नेचर प्रकृति है हमारी, ये राजनीतिक सीमाओं की परवाह नहीं करती है। दिस लीड्स टू टेंशंस रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस स्टेट एज वेल एज
कंट्रीज। इसी कारण आप देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको उनको जो बांटना है उसको लेकर राज्य है, स्टेट्स है या फिर कंट्रीज है, देश है, उनके बीच क्या होते रहते तो तनाव हो जाता है। इसी की वजह से कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को बांटा जाएगा या फिर शेयर किया जाएगा। वन एग्जाम्पल इज द शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर वाटर अमंग कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी। अभी इसका एक एग्जाम्पल है, देखो कावेरी नदी का जो पानी का बंटवारा है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच कैसे होगा, इससे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। Negotiations and debt management were required to maintain peace and fair sharing। इसी के लिए शांति और समझदारी बनाए रखने के लिए बातचीत और समझदारी के फैसले लेने पड़ते हैं या फिर करने पड़ते हैं जिससे शांति रहे। निगोशिएशन करने होते हैं, बातचीत करनी होती है। ऑफ कोर्स रीचिंग सच अग्रीमेंट्स बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज इज़ नॉट ईजी। पड़ोसी देश जो आसपास के उनके बीच में ऐसे समझौते करना और भी कठिन हो जाता है। अगर देश के राज्यों में ऐसी परिस्थिति है तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। नेबरिंग कंट्रीज के लिए भी ये उतना डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन होता है इस तरह के मामलों में। क्या दिया है, फाइंड आउट, लेट्स एक्सप्लोर, जानना है हमें। फाइंड आउट अबाउट सच कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। आपको ऐसे कोई उदाहरण खोजने जिसमें दो देशों के बीच नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर विवाद हुआ है, अंडरस्टैंड, और उसे आपको क्लास में शो करना है, दिखाना है। अब ये देखो मेत्तूर डैम है तमिलनाडु में जो कावेरी रिवर पर बनाया गया है, अंडरस्टैंड, खूबसूरत ऐसा डैम। इसके बाद यह देखो द नेचुरल रिसोर्स कर्स मीन्स अभिशाप। प्राकृतिक संसाधन क्या है तो कर्स है, शाप की तरह वो काम करते हैं, अभिशाप है ये। हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होना इसका मतलब ये नहीं कि वो देश अमीर हुई होगा, अंडरस्टैंड। सम रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। a phenomenon economists called natural resource curse or a paradox or the paradox of plenty। अभी कुछ ऐसे रीजन्स है, अंडरस्टैंड, कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, उनका डेवलपमेंट जो है, आर्थिक विकास जिसे हम बोल सकते हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा है तो धीमा हो जाता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, इसके बावजूद भी उनका जो आर्थिक विकास का दर है वो धीमा है, अंडरस्टैंड। फेनोमेना, ये जो फेनोमेना है तो इकोनॉमिस्ट से क्या बोलते, इकोनॉमिस्ट जो है अर्थशास्त्री जिसे हम कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं तो नेचुरल रिसोर्स कर्स, प्राकृतिक संसाधन अभिशाप ऐसे वो कहते हैं, या फिर पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इतनी सारी चीज़ें होकर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, इससे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभास जिसे बोला जाता है, प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा चीज़ें होने के बाद भी विरोधाभास है, ऐसे उसे कहते हैं। क्या दिया गया, पुट वेरी सिंपली दिस मीन दैट ऑफन हैविंग प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट अ कंट्री इज रिच। सीधी भाषा में इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन है इसके होने से ही देश जो है वो समृद्ध नहीं बन जाता है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है। फ्रीक्वेंटली इकोनॉमिक्स आर अनेबल टू डेवलप इंडस्ट्रीज दैट कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट्स of higher value। The chapter factors of production is the later part of this book will give you an understanding of this, understand। अक्सर क्या होता है तो अर्थव्यवस्था जो है वहाँ की वो क्या नहीं कर पाती है, तो ऐसे उद्योगों को नहीं बना पाती है जो उन संसाधनों का अच्छे से उपयोग करके अधिक मूल्य वाले उत्पादन बना सके, ऐसी वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। चलिए हम उसको आगे के चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, इसके बारे में और हम डिटेल में क्या करने वाले तो डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया हैज़ जनरली अवॉइडेड दिस कर्स बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट आवर ग्रोइंग नीड। लेकिन भारत जो है इसने इस समस्या से खुद को बचा लिया है। कैसे तो आप देख सकते हैं कि by investing in the development of such industries to meet our growing needs। यहाँ पर क्या हो रहा है तो लगातार ऐसे उद्योग आ रहे हैं, वो निवेश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं तो बढ़ती ज़रूरतों के हिसाब से सब चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं,
अंडरस्टैंड। आगे क्या दिया देखिए, हाउ एवर द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन विद द सस्टेनेबिलिटी रिमेन। मगर एक चुनौती हमारे सामने ये भी है कि जो हमारे संसाधन हैं, रिसोर्सेस है, उनका हमें क्या करना है, तो सस्टेनेबिलिटी के तौर पर हमें उसे यूज़ करना है। अंडरस्टैंड। ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आपको दिखाई देगी संसाधनों के उसका यूज़ करने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। क्या करना, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको समझना और उनका सही प्रबंधन करना, ये हमारा पहला काम है। बट ह्यूमन नॉलेज, इंसानी ज्ञान, गुड गवर्नेंस, अच्छी शासन व्यवस्था, एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और सोच समझकर बनाई गई योजना क्या करती है, तो डिटरमाइन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट्स और टेम्पररी वाइल्ड लाइफ। ये सब चीज़ें तय करेगी कि ये जो संसाधन है ये लंबे समय तक लाभ देंगे या फिर केवल थोड़े समय के लिए हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे। अंडरस्टैंड। लेट्स एक्सप्लोर। क्या एक्सप्लोर करना है हमें, देखिए, What do you think are the different inputs required to enable the use of natural resources available in different geographical areas? आपके अनुसार जो अलग अलग ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें उपलब्ध जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनके उपयोग के लिए कौन कौन से साधन और प्रयास ज़रूरी होते हैं, ये आपको सोचना है इसके बारे में और बताना है। अंडरस्टैंड। ये आपका एक्सप्लोरिंग का काम रहेगा इसमें। रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। स्टेवॉर्डशिप का मतलब होता है संरक्षण। तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है इनका जिम्मेदारी और समझदारी से उपयोग, ये टाइटल है हमारा। यहाँ पे किस तरह से हम उसका समझदारी और जिम्मेदारी के साथ उसका उपयोग कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेस का, इसके बारे में इस पॉइंट में हम समझने वाले हैं। तो क्या दिया है देखिए, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स that we respect nature and use natural resources in a way that enable the restoration and regeneration of renewable resources। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पृथ्वी पर जीवन बनाए रखना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी रिस्पेक्ट नेचर एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचर का, प्रकृति का और नेचुरल रिसोर्सेज का सम्मान करना होगा। इन अ वे दैट इनेबल द रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और किस तरह से ये सम्मान या फिर जिसे बोल सकते हैं हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें टाइम देना पड़ेगा क्या करने के लिए, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका रिस्टोरेशन होने के लिए, उनका रीजनरेशन होने के लिए हमें टाइम देना होगा। इस तरह से हमें उसे यूज़ करना होगा कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो क्या हो सके, तो फिर से पैदा हो सके, फिर से बन सके। एंड द रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल वन। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, इसका मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेस की जो जल्दी वापस नहीं मिलते, ऐसे रिसोर्सेस का, ऐसे संसाधनों का हमें क्या करना पड़ेगा, तो सावधानीपूर्वक या फिर हमें उसे सोच समझकर हमें उनका प्रयोग करना होगा, उपयोग करना होगा। इसके बाद दिया देखो, साइंटिस्ट स्टडिंग दीज एस्पेक्ट्स हैव वॉर्न दैट द इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैड लेड टू पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज विच हैज़ बीन टेकिंग प्लेस एट एन इंक्रीज पेस इन रिसेंट ईयर। अभी ये जो साइंटिस्ट है उनके स्टडी के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, तो वार्न किया है, चेतावनी दी है। अगर इस तरह से हम जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका हम इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट करेंगे, उनके साथ इररिस्पॉन्सिबल मीन्स उनका अगर उपयोग कर रहे हैं, लापरवाही से उनका उपयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, तो प्रदूषण होगा, इट लेड टू पोल्यूशन। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस मीन्स ये जो विविधता है उनमें कमी आएगी। इसका मतलब है कि अभी विविधता का मतलब दिया है, देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब दिया है द डिक्लाइन इन द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो अलग अलग तरह की जिंदगियां है, लाइफ है, जीवन है अर्थ पे, वो उसमें क्या होना, तो कमी आना या फिर वो नष्ट होना। इसका मतलब ये पौधे हैं या फिर जानवर है, इनकी प्रजातियां जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का सावधानीपूर्वक अगर उनका उपयोग नहीं कर रहे या फिर हम उससे गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा होगा। और क्लाइमेट चेंज भी होगा, क्लाइमेट में परिवर्तन होगा। इस तरह की समस्या क्या हो सकती है, तो बढ़ सकती है। ऐसे किसने बताया, तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बताया, जो वार्न कर रहे हैं सबको कि हमें क्या करना होगा, तो सावधानीपूर्वक नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा। आगे दिया देखो,
रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है इनका क्या करना, तो पुनर्स्थापना करना, रिस्टोरेशन करना या फिर रीजनरेशन करना, पुनर्जनन करना, इसके बारे में हम समझेंगे। अभी देखिए क्या दिया है, 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हाउ आर पुशिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट। 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि किस तरह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका उपयोग उनकी क्षमता से अधिक हो रहा है, ये हम इस 2 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो दिया है सबसे पहले, मेनी फार्मर्स इन आवर कंट्री एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। हमारे देश में बहुत सारे जो किसान हैं, फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, तो सिंचाई करने के लिए, उनकी ज़मीन की सिंचाई करने के लिए ज़मीन के नीचे वाला पानी वो निकालते हैं, ग्राउंड वाटर उससे वो बाहर निकाल रहे हैं। अभी इन मोस्ट स्टेट्स, बहुत ज़्यादातर ऐसे राज्य है जहाँ पर द एक्सट्रैक्शन रेट इज़ ग्रेटर दैन द रेट एट विच द वाटर टेबल इज़ रिप्लेनिश। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बहुत गति से निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन बहुत, उसकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है पानी ग्राउंड वाटर निकालने का। किससे ज़्यादा, ये जो पानी दोबारा भरता है उस गति से ये ज़्यादा है। रिप्लेनिश होता है मीन्स दोबारा भरना, वाटर टेबल फिर से रिकंडीशन पे आना, पहले जैसे कंडीशन थी वैसे रिप्लेनिश होना, इसे हम बोलते हैं। तो यूज़ ज़्यादा हो रहा है और वापस जो भरण हो रहा है उसका वो कम हो रहा है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओवर टाइम दिस डिफिसिट built up, leading to higher cost of extraction of groundwater and eventually to its unavailability। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे पानी जो है वो कम होते जा रहा है और इसका परिणाम ये होगा कि होता है कि भूजल जो है वो और महंगा होता जा रहा है, उसका एक्सट्रैक्शन जो है ग्राउंड वाटर का वो क्या होता जा रहा है, तो और भी महंगा होता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि इवेंचुअली टू इट्स अनअवेलेबिलिटी, एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारी जगहों पे पानी उपलब्ध ही नहीं होगा। इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड दैट मेनी ऑफ आवर ग्रोइंग सिटीज़ विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर सून। ओके, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा प्रेडिक्शन किया जाता है कि बहुत सारी जो शहर है, सिटीज़ है, उनका जो भूजल है, ग्राउंड वाटर है, वो क्या हो जाएगा, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इनिशिएटिव्स टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल हैज़ बीन लॉन्च टू रेमेडी दिस। इस समस्या को हल करने के लिए जो ग्राउंड वाटर स्तर है उनको बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई है, जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक उसे बोला जाता है वाटर हार्वेस्टिंग जो है, ओके, इसे यूज़ किया जा रहा है। रिजेन्युएशन ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स, जो तालाब है, कुएँ जो है, उन्हें क्या करना, फिर से जीवित करना, पुनर्जीवन उनका। कटिंग डाउन ऑन वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ वाटर, पानी की जो बर्बादी उसे कम करना। प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज अटेम्प्टेड। इसे वो और एक जो चीज़ है उसमें क्या करना, तो पानी का दोबारा इस्तेमाल करना, इस तरह की स्ट्रैटेजीज इसमें शामिल है। अंडरस्टैंड। सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैड लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन। अभी दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर यूज़, जो इम्प्रॉपर गलत यूज़ हो रहा है किसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, रासायनिक जो खाद है या फिर पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक है, इनका इम्प्रॉपर यूज़ किया जाना, गलत उपयोग करने की वजह से जो सॉइल है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, मीन्स मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस कंसिडर्ड सॉइल टू बी पार्ट ऑफ मदर अर्थ। जो पारंपरिक खेती थी उसमें आप देख सकते हैं कि धरती माँ, मिट्टी जो है वो धरती माँ का हिस्सा माना जाता था, मदर अर्थ का ये हिस्सा है क्या, सॉइल, ऐसा माना जाता था ट्रेडिशनल फार्मिंग में। ओके, प्रैक्टिसेस लाइक द यूज ऑफ काउ डंग एंड अदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मल्चिंग, मल्टी क्रॉपिंग एंड सो ऑन इनेबल हॉलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं कि तब क्या करते थे, किसान जो थे वो गोबर का यूज़ करते थे, काउ डंग का यूज़ करते थे, उसके बाद कुछ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, प्राकृतिक खाद जिसे बोला जाता है, मल्चिंग मिस गीली घास, उसके बाद मल्टी क्रॉपिंग, मिश्रित ऐसे फसलें होती थी, इन सब का उपयोग किया जाता था, करते थे इसका उपयोग। इससे क्या होता था, तो हॉलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट होता था। इसका मतलब है कि मिट्टी का सही ढंग से संरक्षण और देखभाल इससे होती थी। We must learn from these practices and apply them in our
करंट सिचुएशन टू प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन। इसीलिए हमें क्या करना होगा, तो इस सिस्टम का ये जो चीज़ें हैं इसे हमें सीखना होगा और उन्हें प्रैक्टिस में लाना होगा। जो करंट सिचुएशन इसे प्रिवेंट करने के लिए जो अभी मिट्टी जो बिगड़ रही है, ओके, इसके लिए हमें ये सीखना होगा, ये पारंपरिक तरीके हमें सीखने होंगे और इसे अपनाना होगा आज के दिनों में, ताकि जो मिट्टी है वो बिगड़ने से इसे बचाया जा सके। वी नीड टू रिप्लेनिश एंड रिजेन्युएट आवर सॉइल। हमें मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाना है और उसका पुनर्जीवन भी हमें करना होगा। एक इमेज दिए देखो आप, यहाँ देख सकते हैं कि क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ इनजुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, रासायनिक खाद, इसका गलत या फिर अत्यधिक उपयोग से फसल किस तरह से खराब हो रही है, आप यहाँ पे इस इमेज से समझ सकते हैं। अभी अगला जो पॉइंट है अपना वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ केसलेट फ्रॉम पंजाब। पंजाब की स्टडी करेंगे हम केस, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स ओवर यूज हो रहा है किसका, ग्राउंड वाटर का, भूजल का। तो अ क्राइसिस क्या दिया देखिए, अ क्राइसिस has unfolded in the fertile plains of Punjab where groundwater resources have been severely depleted। पंजाब क्या है, तो एक उपजाऊ ज़मीन वाला स्टेट है। यहाँ पे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। देखो, क्राइसिस में समस्या, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूजल जो है उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण वो जो भूजल है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। उस स्थिति में वो है, डिप्लीट मीन्स ख़त्म होना। Punjab was home to the Green Revolution that fed a large proportion of our population and contributed to India becoming self-sufficient in food। पंजाब में क्या हुआ था, हरित क्रांति शुरुआत हुई थी या फिर वो उसका केंद्र था पंजाब, और इस वजह से आप देख सकते हैं कि पंजाब ने हमें, भारत को क्या किया है, तो अनाज में आत्मनिर्भर बनाने में सक्सेसफुल हुए ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। और वो सबसे पहले उसका प्रयोग पंजाब में हुआ और अपना जो लार्ज पॉपुलेशन है उसका जो डिमांड है फूड का, वो कंप्लीट करने में पंजाब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और भारत इसकी वजह से अनाज में आत्मनिर्भर बन पाया था। टुडे द सेम स्टेट फेसेस इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। नेचर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। अभी यही जो पंजाब है वो क्या कर रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या झेल रहा है, और वो क्या है, तो सस्टेनेबल फार्मिंग, ओके, जो टिकाऊ खेती है उसकी समस्या से वो घिरा हुआ है आज पंजाब। अभी इसका रीज़न क्या है, तो नेचर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन। जो नेचर है उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है कि वो जनरेट होने से भी ज़्यादा उसका यूज़ हुआ है। तो हाउएवर दिस कंसर्न इज़ नॉट पर्टिकुलर टू पंजाब, इट अफेक्ट मेनी अदर स्टेट्स। अभी ये जो समस्या है सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, तो बहुत सारे स्टेट में भी ये इम्पैक्ट ये देखने को मिल रहा है। इन 1960s के दशक में फार्मर्स शिफ्टेड टू हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ व्हीट एंड पैडी। तो जो किसान है 1960s में उन्होंने क्या किया, तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ मीन्स ज़्यादा उपज देने वाली जो किस्म की जो सीड्स है उन्हें यूज़ किया, और उसमें से स्पेसिफिकली किसको, व्हीट और पैडी का उन्होंने यूज़ किया। अंडरस्टैंड, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। इस तरह की हाई यील्डिंग वैरायटी का उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने मीन्स फार्मर्स ने यूज़ किया, किसानों ने यूज़ किया 1960 के दशक में। दिस रिक्वायर्ड मोर वाटर दैन द ट्रेडिशनल सीड्स and farmers began to extract groundwater to meet this need। अभी ये जो HYV सीड है, हाई यील्डिंग वैरायटी, अभी हाई यील्डिंग वैरायटी को शॉर्ट में अगर किया जाए तो उसे बोला जाएगा HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी। अभी इसको जो है आप देखेंगे कि पारंपरिक जो सीड है उसकी तुलना में इसे ज़्यादा पानी लगता है, पानी इसे चाहिए होता है। तो इसके लिए जो फार्मर्स है वो इसको किस तरह से फुलफिल कर रहे थे इस ज़रूरत को, तो जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, उसे निकाल कर वो क्या कर रहे थे, इसकी ज़रूरत पूरी कर रहे थे। इन एडिशन द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लेड टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, अ सिचुएशन स्टिल प्रीवैलेंट इन मच ऑफ इंडिया टुडे। इसके अलावा सरकार ने क्या की, तो मुफ्त बिजली दिया। इसके कारण क्या होगा, तो जो किसान है वो बिना सोचे समझे पानी क्या कर रहे, तो खींच रहे हैं नीचे से ग्राउंड वाटर से।
अंडरस्टैंड, अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में ये जो सिस्टम है वो प्रीवैलेंट मीन्स प्रचलित है, अभी भी वो चल रहा है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स also require the use of chemical pesticides and fertilizers। अब ये जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है, आधुनिक खेती जिसे कहा जाता है, इसमें क्या किया जाता है, तो केमिकल पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स मीन्स रासायनिक खाद का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। द कंबाइन effect of these factors is that the groundwater level in a large part of Punjab has become inaccessible till depth of about 30 meters, and the chemicals from the pesticides and fertilizers have dissolved in the groundwater causing health hazard। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, देखिए इसका क्या नतीजा हुआ, ये कंबाइनली केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज़ करना, ग्राउंड वाटर का ज़्यादा ओवर यूज़ करना, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, तो क्या दिया देखो, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर्स इज दैट ग्राउंड वाटर लेवल इन लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब हैज़ बिकम इनएसेसिबल टिल डेप्थ ऑफ अबाउट 30 मीटर्स। अभी पंजाब के कई ऐसे इलाके जहाँ पे भूजल जो है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो 30 मीटर से भी नीचे चला गया है और ये आसानी से नहीं मिल पाता है, अंडरस्टैंड। एंड द केमिकल्स, अभी ये जो केमिकल्स है, कीटनाशक खाद, इससे क्या होता जा रहा है, तो वो पानी जो है वो जहर, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड है वो पानी में घुलकर क्या बनता जा रहा है, तो जहर बन गया है, जिससे लोगों के हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। अभी ये देख सकते हैं कुछ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, किस तरह से ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसे यूज़ किया जा रहा है, इससे निकाला जा रहा है। और वेट पैडी फीड, धान की जो खेती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से वेट है, इसे रखने के लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जा रहा है। अभी आगे दिया देखो, almost 80% of the area of Punjab has been classified as over exploited। पंजाब का नियर अबाउट लगभग 80% जो क्षेत्र है वो क्या है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेड मीन्स अत्यधिक उसे एक्सप्लॉयट किया गया, ऐसा बताया गया है 80% एरिया। इन अदर वर्ड, वी हैव ड्रॉन वाटर एट अ रेट मच ग्रेटर दैन एट विच रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज पॉसिबल। हमने क्या किया है कि पानी जितने तेज़ी से हम निकाल रहे हैं उतने तेज़ी से वो ज़मीन में वापस नहीं जा रहा है, इस तरह से उसका यूज़ हो रहा है। मीन्स जितना उसका इनफिल्ट्रेशन होना चाहिए, जितना वो रिस्टोर होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा हम वाटर क्या कर रहे हैं, तो वहाँ से निकाल रहे हैं ज़मीन से, अंडरस्टैंड। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। वी कैन सी दैट फूड सिक्योरिटी वॉज इंश्योर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म बट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस विल टेक टाइम एंड एफर्ट टू हील। इससे ये हुआ कि जो थोड़े समय के लिए जो हमारा प्रॉब्लम था देश का, क्या फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, ये ज़रूरत पूरी हो गई, बट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस विल टेक टाइम एंड एफर्ट्स टू हील। मगर जो लंबे समय के लिए नुकसान हुआ है वो बहुत गहरा होगा और ये जो नुकसान है इसे ठीक करने के लिए बहुत समय और क्या लगेगी, तो एफर्ट्स मीन्स मेहनत लगेगी इसे ठीक करने के लिए। अभी आपके सामने देख सकते हैं पंजाब जो है स्टेट, उसका मैप दिया है। आप देख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर लेवल मैप ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़ जून 2022 का ये चित्र है, मैप है पंजाब का। और अब ये जो मैप है वो हमें दिखाता है कि पानी जो है वो कितना गहराई पर है। क्या दिया है, डेप्थ ऑफ वाटर लेवल, वाटर की जो डेप्थ लेवल है, गहराई है, वो किस तरह से पंजाब की, अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे जो एम ब्रैकेट में दिया देखो, MBGL मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, ज़मीन की जो सतह है उसके नीचे कितना गहरा पानी है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो रेड कलर बता रहा है कि 40 मीटर के नीचे यहाँ पे वाटर अवेलेबल, इन सब रेड कलर से आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो वाटर लेवल बहुत नीचे गया है, ये इससे हम समझ सकते हैं। ओके, फिगर नंबर 1.18 क्या दिया है देखो, जैसलमेर फोर्ट, राजस्थान का ये किला है जैसलमेर का। अ मड स्ट्रक्चर बिल्ड इन द 12th सेंचुरी। अभी ये देख सकते हैं कि जो 12th सेंचुरी है तब ये किला मिट्टी से बनाया गया था। बाद में क्या हुआ, तो रिफर्बिश लेटर यूजिंग सैंडस्टोन, बाद में इसे दोबारा सुधारा गया इसको बाय यूजिंग सैंडस्टोन, अंडरस्टैंड। द केस ऑफ सीमेंट, अब इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे सीमेंट का क्या मामला है। देखो कि वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट, हम अपनी जो ज़िंदगी है वो सीमेंट के बिना सोच नहीं सकते।
आवर हाउसेस हमारे घर, स्कूल्स, उसके बाद हॉस्पिटल्स अस्पताल जिसे बोला जाता है, एंड अदर बिल्डिंग्स और बाकी कुछ बिल्डिंगें हैं। इसके साथ साथ ब्रिजेस, ओके, पुल, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स ऑल रिक्वायर सीमेंट। इन सब के लिए क्या है, तो इन सबको बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज़ बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। याद रखना है आपको कि ये जो सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियाँ है, इंडस्ट्रीज़ है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलीज फाइन डस्ट दैट इंटर्स our lungs and those of animals, damaging them, settled on leaves of plants, decreasing their yields and causes soil and water pollution too। अभी ये जो प्रोडक्शन होता है सीमेंट का, सीमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है, इससे क्या होती है, तो बहुत सारी धूल निकलती है, और वो क्या होती है, तो हमारा ह्यूमन के साथ ही साथ एनिमल्स जो है उनके लंग्स में, मीन्स फेफड़ों में जमा होकर वो हमारे लाइफ को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ यही धूल क्या होती है, तो जो पौधे हैं उनके पत्तियों पर जाकर गिरती है, जम जाती है, जिसका जो यील्ड है, उपज है, वो कम हो जाती है। और इसके अलावा ये जो सीमेंट है वो क्या करता है, तो इट कॉजेज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन टू। इससे सॉइल मीन्स मिट्टी और पानी का भी प्रदूषण होता है। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ क्रिएटेड गाइडलाइंस फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज टू इंश्योर दैट द पोल्यूशन इज़ मिनिमाइज्ड एंड एलिमिनेटेड। अभी ये जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने क्या किया है, तो जो सीमेंट फैक्ट्री है इनके लिए नियम बनाए, जिससे हम क्या कर सकेंगे, तो प्रदूषण को कम या फिर पूरी तरह से रोक सकेंगे इसके लिए। इन एडिशन देयर इज़ अ मूव टूवर्ड्स क्रिएटिंग अल्टरनेटिव मटेरियल्स दैट रिड्यूस पोल्यूशन। आजकल क्या हो रहा है, तो अल्टरनेटिव जो मटेरियल्स उसे भी ढूंढा जा रहा है, उसे भी फाइंड आउट, उससे बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे क्या हम कर सके, तो पोल्यूशन कम कर सके। और इसमें क्या है, तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, ट्रेडिशनल मटेरियल जैसे कि स्टोन एंड मड, पत्थर और मिट्टी का यूज़ करना, ये भी एक ट्रेडिशनल मटेरियल है जिससे हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल्स, नए ऐसे प्लांट बेस्ड मटेरियल जो है उसका यूज़ करना, या फिर रिसाइकल करना मटेरियल्स को फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है उसका रिसाइकल करना, दैट इज़ ऑल्सो द वे कि इससे हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं। अभी एक फिगर दिख रहा है, देखो फिगर नंबर 1.19, कम्युनिटी बिल्डिंग इन ऑरविल। ऑरविल में एक कम्युनिटी बिल्डिंग है, देखो सामाजिक भवन, जिसे बनाया है ऑरविल अर्थ इंस्टीट्यूट ने, इन्होंने ये बनाया है। विच होल्ड द यूनेस्को चेयर फॉर अर्थ एंड आर्किटेक्चर। अर्थ एंड आर्किटेक्चर में, अंडरस्टैंड, इसके लिए चेयर है। मिस ये जो कम्युनिटी बिल्डिंग बनाई गई, वो बनाई गई मिट्टी से। ये आगे दिया है, देखो, दिस मॉडर्न बिल्डिंग इज मेड ऑफ मड यूजिंग स्पेशल टेक्निक। मिट्टी का यूज़ करके इस खास तकनीक से इसे बनाया गया है। ये है आपके सामने कम्युनिटी बिल्डिंग इन ऑरविल्स, अंडरस्टैंड। Traditional materials and methods are being combined with modern technological advances to create new materials that are sustainable. The process of production is less polluting, provide local employment and is designed keeping in mind the climate of the place. अभी यहाँ पे दिया देखो ट्रेडिशनल मटेरियल एंड मेथड्स, जो पारंपरिक ऐसी जो मटेरियल्स है, अंडरस्टैंड, सामग्री से बोल सकते हैं, और मेथड से तरीके हैं, उसे क्या किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है किसके साथ में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में, आधुनिक तकनीक के साथ उसे क्या करना, तो उसके साथ मेल बनाकर क्या करना, तो क्रिएट न्यू मटेरियल्स, नए ऐसे मटेरियल्स पदार्थ बनाए जा रहे हैं। और ये जो पदार्थ बनाए जाएंगे वो कैसे रहेंगे, सस्टेनेबल मीन्स टिकाऊ वो है। और ये जो प्रोसेस हो रही है इसकी वजह से क्या होता है, तो लेस पोल्यूशन होता है, इसके उत्पादन से कम प्रदूषण फैलता है, और लोगों को जो लोकल है, स्थानिक लोग हैं, उनको रोजगार भी ये देता है। और इस डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और वहाँ का जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसके अनुसार इसे बनाया जाता है। या आगे दिया है देखो, वृक्षायुर्वेदा इज एन एनिशियंट इंडियन बॉटनिकल साइंस दैट फोकसेस ऑन द स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। अब ये जो वृक्षायुर्वेदा है, ये प्राचीन ऐसा भारतीय वनस्पति विज्ञान है
जो क्या करता है तो स्टडी करता है और केयर करता है। जहाँ पे क्या होती है तो पेड़ों और पौधों की स्टडी होती है और उसकी केयर की जाती है, उसकी देखभाल पर ये केंद्रित है ये वृक्षायुर्वेदा। ठीक है, अभी जो टर्म है वो आई है संस्कृत से। क्या है वो, जैसे कि वृक्षा, इसका मतलब होता है ट्री, वृक्षा का मतलब होता है पेड़, और आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ, जीवन या फिर स्वास्थ्य का विज्ञान जिसे बोलते हैं हम आयुर्वेदा को। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम डेट्स बैक सेवरल मिलेनिया, मिलेनिया का मतलब होता है कि हज़ारों साल। ओके, तो ये जो उसे बोला जाएगा, ये जो परंपरा है वो हज़ारों साल पुरानी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इट वॉज फॉर्मुलाइज इन टेक्स्ट सच एज सुरपास वृक्षायुर्वेदा अराउंड द 10th सेंचुरी। सुरपाल नामक जो विद्वान है इसने 10th शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में वृक्षायुर्वेदा नामक ग्रंथ में इसमें सीधा सीधा उसमें इसके बारे में बताया है, बॉटनिकल साइंस जो है हमारा उसके बारे में। तो वो जो बुक है उसमें क्या दिया है देखो, इट हैज़ इलेबोरेट रिकमेंडेशंस ऑन अ स्पेसिफिक प्लांट टू बी ग्रोन ऑन डिफरेंट सॉइल टाइप्स। अभी इसमें विस्तार में बताया गया है कि जो अलग अलग मिट्टी है उसमें कौन से पौधे उगाने चाहिए, अंडरस्टैंड, एंड प्रोवाइड इंटीग्रेट मेथड्स फॉर सीड कलेक्शन, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन एंड प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट। और साथ ही साथ ये जो बीजों को एकत्रित करना है, सॉइल सीड कलेक्शन, प्रिजर्वेशन में उसको सुरक्षित रखना और साथ ही साथ प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट, बोने से पहले की क्या तैयारी है इसके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी है इस बुक में। सीड कलेक्शन जिसे बोला गया है कि भाई बीज को एकत्रित करना, उन्हें सुरक्षित रखना और बोने से पहले की तैयारी, इसके बारे में इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। इरिगेशन टेक्निक्स आर इलैबोरेटली डिस्क्राइब, सिंचाई की विधियाँ भी बताई गई है विथ रिकमेंडेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू प्लांट स्पेसीज, ग्रोथ स्टेज एंड सीजनल कंडीशन। अब ये जो सिंचाई की विधियाँ है वो कैसी बताइए, तो जो पौधे हैं उनकी जाति कौन सी है, कौन से पौधे वहाँ पे उगाए जाते हैं, उनकी उम्र क्या है, उन पौधों की ग्रोथ स्टेज के हिसाब से कितना पानी देना चाहिए, कितना वाटर देना चाहिए, और साथ ही साथ सीजनल कंडीशन, अलग अलग सीजन में कितना वाटर उसे देना चाहिए, पानी देना चाहिए, इसके बारे में भी उसमें बताया गया है अलग अलग जातियों के हिसाब से, प्लांट की जातियों के हिसाब से। इट specifies pest management strategies through natural repellents and plants that should be grown together। अभी ये जो बुक है इसमें कीटकनाशक या फिर कीट नियंत्रण, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कुछ प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं। कुछ प्राकृतिक दवाइयाँ, रिपेलेंट मीन्स प्राकृतिक दवाइयाँ जिसे बोल सकते हैं, उनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं तो पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, This form of sustainable agriculture promotes practice like crop rotation, mixed cropping to maintain soil health। यह जो तरीका है टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही एक हिस्सा है। इससे क्या होता है तो मिट्टी की जो सेहत है वो बनाए रखने के लिए इसको उपाय किया जाता है। इसमें क्रॉप रोटेशन मीन्स हर बार खेती में अलग फसल बोना, मिक्स क्रॉपिंग मीन्स एक ही खेत में कई सारी फसलें को बोना, ये इसमें शामिल है। इससे जो सॉइल की हेल्थ है वो क्या रहती है तो मेंटेन रहती है। वृक्षायुर्वेदा आल्सो ऑफर एडवाइस ऑन प्रॉपर मेथड्स ऑफ प्लगिंग सॉइल so as to retain soil moisture as well as facilitate the growth of living organisms in the soil like fungi, bacteria and earthworm। अब ये जो बुक है इसमें क्या बताया गया है तो एक सलाह भी दी गई कि मिट्टी जो है उसे सही ढंग से क्या करना चाहिए तो प्लग करना चाहिए, जोतना चाहिए। इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इस बुक में, जिससे क्या होता है तो मिट्टी की नमी, सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, एज वेल एज फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो मिट्टी में रहने वाले जीव है वो भी पनपते हैं अच्छी तरह से। कौन से जीव, जैसे कि फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ओके, अर्थवॉर्म, ये अच्छे से पनप सकते हैं। इसके बारे में भी उसमें एडवाइस दी गई है इस बुक में। इसके बाद ये देखो केसलेट फ्रॉम सिक्किम, सिक्किम का एक उदाहरण देखेंगे हम। क्या दिया देखो, पेमस फैमिली फार्म इन सिक्किम फेस डिक्लाइनिंग यील्ड एंड माउंटिंग डेप्थ फ्रॉम एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट्स। अभी जो पेमा है उसका परिवार जो सिक्किम में खेती करता था और उसकी जो फसल है उसका जो उत्पादन है वो लगातार कम हो रहा था।
इसकी वजह से कि क्यों हो रहा था ये, क्योंकि जो एक्सपेंसिव ऐसे केमिकल इनपुट्स वो यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशक उसका जो यूज़ कर रहे, इसकी वजह से उनका कर्जा भी बढ़ता जा रहा था, ठीक है, पेमा के फैमिली का। When the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state, Pema's family decided to try. तभी राज्य सरकार ने क्या किया, तो पूर्वी सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जैविक खेती को बढ़ावा देने की नीति लागू की, और पेमा का जो फैमिली है उस परिवार ने भी इसे अपनाने का फैसला किया। इट वॉज नॉट एन ईजी ट्रांजिशन, ये इतना सिंपल या इजी ट्रांजिशन नहीं, ये आसान बदलाव नहीं था। इनिशियली द यील्ड्स ड्रॉप्ड एज द सॉइल वाज रिकवरिंग फ्रॉम ईयर्स ऑफ केमिकल यूज़। तो इसमें क्या है, तो इजी नहीं है ये ट्रांजिशन। इनिशियली जो यील्ड रहेगा, जो उत्पादन होगा वो बहुत कम होगा, यील्ड ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ द सॉइल, क्योंकि सॉइल जो है वो रिकवर हो रही है। ऐसी सॉइल की जहाँ पे सालों से केमिकल यूज़ किया जा रहा था, तो उसे रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा। इसकी वजह से शुरुआत में जो उत्पादन रहेगा उसमें घट होगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक देख सकते हैं आप सिक्किम में किस तरह से हो रही है, उसका फोटो दिया है, देखो फिगर नंबर 1.20 में। द फैमिली स्विच टू कंपोस्ट, जो प्राकृतिक खाद है उसे यूज़ करने की शुरुआत की। किसने, तो फैमिली ने, पेमा की फैमिली ने। खेती की जो खेती उसमें उन्होंने बदलाव कर दिया पूरी तरह से, उन्होंने कंपोस्ट यूज़ करना शुरू कर दिया, प्राकृतिक खाद जिसे कहा जाता है। और ये प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट, मीन्स जो नेचुरल पेस्ट उसका उसमें यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंड, नीम और गार्लिक का पेस्ट होता है। एंड स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स अक्रॉस द ईयर। अंडरस्टैंड, नीम और जो लहसुन है इससे बने हुए प्राकृतिक कीटनाशक पेस्ट रिपेलेंट तैयार किए, और साल भर में अलग अलग उन्होंने फसलें उगाना शुरू किया। आफ्टर अबाउट 5 years, 5 साल बाद पेमास फार्म वॉज थ्राइविंग। ओके, जो पेमा की जो खेती है वो अच्छे से चलने लगी। शी वॉज एबल टू सेल हर कार्डेमोम, जिंजर एंड ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स एट प्रीमियम प्राइसेस। और उसकी जो वहाँ पे उगने वाला जो कार्डेमोम है, इलायची, अदरक और पारंपरिक जो सब्जियां है उसे बेचकर वो अच्छे दाम वहाँ से कमाने लगी। कौन, पेमा। In 2016, Sikkim became a 100% organic state with all of its farmland certified organic. 2016 में सिक्किम जो है पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला राज्य बन गया, जैविक राज्य वो बन गया। और उसकी जो सारी खेती है उन्हें आधिकारिक रूप से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक घोषित किया गया। द इफेक्ट्स वर ट्रांसफॉर्मेशनल, अभी इसका असर बहुत बड़ा रहा। लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश, जो स्थानिक जैव विविधता है वो बढ़ी। ओके, विथ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स रिटर्निंग, जो लाभदायक कीड़े हैं और पक्षी जो है वो वापस आने लगे। टूरिज्म इंक्रीज एज विजिटर्स केम टू सी द ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल, पर्यटन बढ़ा क्योंकि लोग जो है वो जैविक खेती जो है उसे देखने के लिए, उस मॉडल को देखने के लिए आने लगे वहाँ पे। अंडरस्टैंड, उसके बाद दिया है देखो, फार्मर्स इनकम ग्रीव बाय 20% ऑन एवरेज। किसान जो है उनकी जो आमदनी है वो करीब 20% तक बढ़ गई। टुडे सिक्किम सर्व्स एज अ ग्लोबल मॉडल, आज सिक्किम जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एन इंटायर रीजन कैन सक्सेसफुली ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाइल इम्प्रूविंग बोथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। अभी ये मिसाल है कैसे एक पूरा जो इलाका है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स टिकाऊ खेती की ओर बढ़ सकता है, और साथ ही साथ क्या कर सकता है, तो वाइल इम्प्रूविंग बोथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स, और जो इकोलॉजी है, प्रकृति है और अर्थव्यवस्था है, दोनों को बेहतर बना सकता है। इसके एक जिंदा मिसाल आप देख सकते हैं, दैट इज़ द सिक्किम। उसके बाद दिया है देखो, रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। अभी ये जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, इनका जिम्मेदारी पूर्वक और समझदारी से उपयोग करने के बारे में इस पॉइंट में हम समझेंगे। इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स वी नीड टू इंश्योर दैट वी यूज द रिसोर्सेस so that they can last long enough for humanity to find more sustainable alternatives। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है
उनके मामले में हमें ध्यान रखना ध्यान रखना चाहिए कि उनका उपयोग सावधानी से करें, अंडरस्टैंड, ताकि उसका लंबे समय तक उपयोग चल सके। और इसी बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, तो सस्टेनेबल सोर्स या फिर सस्टेनेबल अल्टरनेट हमें ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमें समय मिल सकता है, इसलिए हमें उसे बहुत ध्यानपूर्वक उनका उपयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू मेक द स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मेनी पर्पजेज एज वी कैन। उदाहरण के लिए जितना संभव हो सके उन कामों के लिए हमें क्या करना है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का हमें यूज़ करना चाहिए, अंडरस्टैंड। आगे दिया है देखो, अभी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए क्या एग्जांपल है, तो एक सैटेलाइट इमेज दी गई है फिगर नंबर 1.21 में, आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट इमेज है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन राजस्थान। एक बहुत बड़ा ऐसा सोलर पार्क है राजस्थान में, दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा सोलर पार्क आप देख सकते हैं, जहाँ से सोलर एनर्जी बनाई जाती है। सैटेलाइट इमेज है ये उसकी, राजस्थान में ये है। इट कैन जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अबाउट 15% ऑफ करंट नीड ऑफ राजस्थान। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही, बिजली बनाई जा रही, वो क्या कर रही, तो आज 15% जो हिस्सा है पूरे राजस्थान में, उसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल करने का यहाँ से हो रहा है। इसके बाद और दिया है देखो, सोलर फार्म नियर रायचूर कर्नाटका में ये सोलर फार्म है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे क्या दिया देखिए, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडियाज लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक गठबंधन है ये सोलर का। इंडिया जो है वो उसकी जो भूमिका है किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च द इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी IASE इन 2015। भारत और फ्रांस ने 2015 में यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंडरस्टैंड, फॉर सोलर एनर्जी IASE का शुरुआत की, अंडरस्टैंड। अ कोलिजन ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज कमिटेड टू हार्नेसिंग सोलर पावर। और ये जो है ये ऐसे देशों का कोलिजन है, ओके, जो सनशाइन रिच है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन आता है, उनके लिए ये सोलर पावर बनाने के लिए एक कोलिजन है ये। द अलायंस फोकस ऑन कंट्रीज ब्लेस्ड विथ अबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। ओके, ऐसे देशों का समूह जहाँ पे साल भर सूरज की रोशनी भरपूर मात्रा में मिलती है और उसका उपयोग सौर ऊर्जा बनाने के लिए करना, ये इसका इंटेंशन है इस अलायंस का। इंडिया हैज़ हेल्प्ड चैनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू सोलर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस डेवलपिंग नेशंस। भारत ने क्या किया, जो विकसनशील देश है वहाँ पे सौर ऊर्जा जो प्रोजेक्ट है उनके लिए अरबों डॉलर की मदद दी है। साथ ही साथ शेयरिंग टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इसके साथ टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी उन्होंने दिए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। एंड क्रिएटिंग अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन, और साथ ही साथ वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई है इंडिया ने डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। द भाडला सोलर पार्क, ये जो द भदला सोलर पार्क is a symbol of India's solar ambitions, demonstrating how a country can transition from traditional energy source to renewable alternatives। राजस्थान का जो भदला सोलर पार्क है ये भारत की सौर ऊर्जा का एक महत्वाकांक्षा का वो प्रतीक है, और ये दिखाता है, ये शो करता है कि किस तरह से हम पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है जैसे कोयला और पेट्रोलियम, ट्रेडिशनल, इसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स को, ट्रेडिशनल कौन से, कोयला और पेट्रोलियम को हटकर हम क्या कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल अल्टरनेट्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इसका अच्छा खासा उदाहरण आपके सामने है। फॉर इंडियंस, और इंडियन लोगों के लिए, दिस अलायंस रिप्रेजेंट्स बोथ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये जो है भारतीय लोगों के लिए या फिर भारतीयों के लिए केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं है, तो इससे हमें आर्थिक अवसर भी मिल रहे हैं इस अलायंस की वजह से। Even if we deal with these issues, we must be mindful that the distribution and access to resources, including basic one like water and clear water, is often unfair to some
सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़। अब ये समस्याओं से निपटते हुए हमें ये याद भी रखना चाहिए कि जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, उनका बंटवारा और उन तक पहुँच वो जो है उन तक सभी लोगों के लिए बराबर नहीं हो रहा है। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन संसाधनों का बंटवारा जो वो सभी लोगों के लिए बराबर नहीं हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो सिटीज है बहुत सारी, मेनी एरियाज डू नॉट रिसीव एडेक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। शहरों के कई ऐसे इलाके जहाँ पे पीने का पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में या फिर नियमित रूप से नहीं जा रहा है। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स affects those who are unable to protect themselves from these hazards। अभी आप देख सकते हैं कि जो हम अत्यधिक यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में किसका, फॉसिल फ्यूल का, इससे क्या हो रहा है तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है। और इससे आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो खुद को इससे बचा नहीं पा रहे तो वो इसकी चपेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन की चपेट में। तो इसका डेफिनेटली असर उनके हेल्थ पर ज़्यादा होता है। We must remember our relationship with nature and act as a steward। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा प्रकृति से गहरा संबंध है और we must act as a steward of natural resources toward restoration। हमें क्या करना पड़ेगा तो steward बनना पड़ेगा, मीन्स प्रकृति के जो संसाधन उनका देखभाल करने वाला हमें बनना पड़ेगा और उनका रिस्टोरेशन मीन्स उनकी मरम्मत, रीजनरेशन उनका पुनर्जीवन और सस्टेनेबिलिटी टिकाऊपन इस दिशा में हमें काम करना होगा। द भगवद गीता रेफर्स टू लोक संग्रह, द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर वेल बीइंग ऑफ ऑल। भगवद गीता के लोक संग्रह का उल्लेख है जिसका अर्थ यह बोल रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है उससे ऊपर उठकर सभी के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। हैज़ द टाइम कम फॉर अस टू कंसिडर दिस सीरियसली। क्या ये टाइम आ चुका है कि इसे हम गंभीरता से ले। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। देखो आगे की चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले क्या दिया है, देखो जो कुछ मुख्य बातें हैं बिफोर वी, ये चैप्टर में हमने जो पढ़ी है वो क्या है तो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेज दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमन। जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन, ये वे पदार्थ है जो प्रकृति से हमें मिलते हैं और ये मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैटेगराइजिंग रिसोर्सेस। अलग अलग तरीके से हम इन्हें बांट सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आर यूजफुल कैटेगरीज। ये कुछ यूजफुल श्रेणियाँ हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। द रिसोर्स कर्स, संसाधन का शाप, कैन बी ओवरकम थ्रू इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। इन्हें ये जो है इसे हम क्या कर सकते हैं तो दूर कर सकते हैं। किस तरह से, तकनीक और कौशल से हम इसे उसमें निवेश करके हम इसे दूर कर सकते हैं। सबसे लास्ट का जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है, देखो वी नीड टू बिकम विजिलेंट अबाउट द रेट एट विच वी यूज रिन्यूएबल्स सो एज नॉट टू ओवर एक्सप्लॉइट दैम। अभी ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उनका उपयोग इतनी तेज़ी से भी हमें नहीं करना चाहिए कि वो खतरे में पड़ जाए या फिर खत्म होने लगे। जुडिशियस एंड वाइज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स विल इनेबल स्ट्रेचिंग देयर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उन्हें हमें समझदारी से, सावधानी पूर्वक से हमें उसे इस्तेमाल करना होगा, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या कर सकेंगे तो लंबे समय तक उनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है और ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।